to welcome you to this Exchange for Media conversation with a media stalwart, somebody who's been in news media for the last 26 years. He's a टीवी नेटिव. इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र टीवी से शुरू किया और आज न्यूज टीवी के 20 साल हो गए हैं. ये 20 साल से न्यूज टीवी में हर तरह का रोल कर चुके हैं और आज ये एक बड़े मुकाम पे है. ये जी न्यूज के एडिटर इन चीफ एंड सीईओ हैं. लेट मी वेलकम मिस्टर सुधीर चौधरी to this Exchange for Media and Samachar for Media conversation. Thank you, Sudhir, for joining us, and it's our honor and privilege to have you in this conversation. So normally you're on this side doing the DNA test, and I requested Sudhir that he shouldn't do my DNA test because my parents are at my home, so there is no question about my DNA. But Sudhir, welcome. On a very serious note, you had a very momentous career. पिछले 26 साल से आप कार्यरत हैं मीडिया में, पिछले 20 साल से टेलीविजन न्यूज में छाए हुए हैं. तो पिछले 120 दिन कैसे रहे आपके लिए? Thank you, Anurag, for giving me a chance here to speak to you. ये जो पीछे 2-3 महीने रहे हैं, स्पेशली मार्च के बाद से लेकर अब तक, बहुत ही टफ रहे हैं. और हम लोग जैसे स्क्रीन पर लोगों को दिखते हैं, हमारे दर्शकों को, तो स्क्रीन पर तो हम लोग बड़े रिलैक्स दिखते हैं क्योंकि हम लगातार अपना काम कर रहे हैं. और लोगों ने इस बार पहली बार मुझे लगता है कि इस देश ने पहचाना कि मीडिया जो है वो एक एसेंशियल सर्विस है. सबसे बड़ी बात ये कि मीडिया को ये रिकॉग्निशन मिलना कि मीडिया इज एन एसेंशियल सर्विस, ये एक बड़ी बात है. और इससे ये पता चलता है कि इस तरह के पैंडेमिक में भी मीडिया की कितनी भूमिका होती है, मीडिया कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि लोगों को इस समय ज्यादा से ज्यादा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहिए. अब दूसरी बात यह कि हमारे लिए कितना चैलेंजिंग है. देखिए, लगातार 24 घंटे 24/7 काम करना है, इन्फेक्ट नहीं होना है और ऑपरेशंस भी नहीं रुकने चाहिए. यू हैव टू स्टे हेल्दी एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली ऑल्सो. इससे कैसे निपटना है, इसका कोई फुटप्रिंट दुनिया में कहीं नहीं है, बिकॉज ऐसा पेंडेमिक पहली बार हुआ था. और इस समय में जब इतने सारे 24 घंटे के न्यूज ऑपरेशंस लगातार चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसका एक पहलू तो है कि हमने अपने ऑफिस में इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ बीइंग वेरी केयरफुल अबाउट आवर हेल्थ, वो क्या किया. लेकिन उससे बड़ा पहलू ये है, इस समय इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए थी. और आप तो जानते हैं कि जी न्यूज में शुरुआत में ही बहुत सारे इन्फेक्शंस हो गए थे लोगों को, और हमारे ऑफिस में बहुत बड़ी संख्या में कोविड पॉजिटिव हमारे रिपोर्टर्स हो गए थे शुरुआत में. उसके बाद एक अजीब सा माहौल था और हम लोगों को ये भी देखना था कि हमारे ऑपरेशंस चलते रहें और हमारे और लोग बीमार ना पड़े. तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि जी न्यूज का जो टोटल ऑपरेशन है वो सिर्फ 10% स्ट्रेंथ पर चल रहा था. हमने ज्यादातर जो लोग थे सबको वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दे दिया था. और एज ए लीडर मेरे लिए एक सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि मैं क्या करूं. उस वक्त सारे लोग ये कहते थे कि वर्क फ्रॉम होम करो, क्या मैं भी वर्क फ्रॉम होम करूं. तो मैंने ये निर्णय लिया उस समय कि मैं हर रोज ऑफिस जाऊंगा. एटलीस्ट आई शुड गो टू ऑफिस, टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस विद मी एंड फॉर अदर्स एज वेल. लेकिन इस पूरे कोविड-19 के दौर में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब मैं ऑफिस नहीं गया. और मैंने लोगों को एनकरेज किया कि आप चाहे घर में रहिए, चाहे आप बाहर रहिए. देखिए, इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत जरूरी थी, उस डर को दूर करना. लोगों को ये बात पता नहीं चल पाती कि जब एक रिपोर्टर एक कंटेनमेंट जोन में जाता है रिपोर्टिंग करने के लिए, या एक हॉस्पिटल में जाता है रिपोर्टिंग करने के लिए, और वो रिपोर्टर, उसके मन में क्या चल रहा होता है, उसकी फैमिली के लोगों के साथ क्या चल रहा होता है. और जब आपको ये पता होता है कि जी न्यूज में मान लीजिए 50 कोविड-19 पॉजिटिव लोग हैं, तो बाकी के जो लोग हैं वो काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते. सो एक टीम स्पिरिट की मुझे लगता है इससे बड़ी मिसाल कोई हो नहीं सकती, जब लोगों ने उसके बावजूद भी ये कहा कि नहीं, हम लोग काम करेंगे, हम लोग एक दिन के लिए भी, एक मिनट के लिए भी इस ऑपरेशन को रोकेंगे नहीं. विद ऑल द प्रिकॉशंस वी कैरीड आउट. सो मुझे लगता है कि डर का माहौल तो था चारों तरफ, और अभी भी लोगों को इस बात की हमेशा चिंता लगी रहती है कि कब कौन कोविड पॉजिटिव हो जाए. सो इमोशनल फैक्टर एक बहुत बड़ा है, जिसके अंदर हमारे जो लोग हैं, मैं बाकी चैनल्स के लोगों की भी बात कर रहा हूँ, उनकी फैमिलीज का के बारे में आप सोचिए कि उनकी फैमिलीज ने कितना सपोर्ट किया कि उनको एक दिन भी उन्होंने बाहर जाने के लिए रोका नहीं. एंड स्पेशली पीपल हु आर डूइंग रिपोर्टिंग, क्योंकि वो उनके पास वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन नहीं है.
और दूसरे जो लोग हैं, जो एंकर्स हैं, जो लगातार 24 घंटे इस देश में लोगों को लगातार न्यूज़ दे रहे थे। सो इट वाज़ अ वेरी टफ एंड चैलेंजिंग टाइम, जिसने हमारी जो मेंटल टफनेस है, उसको वाक़ई में पहली बार हमारे पूरे जीवन काल में टेस्ट किया। बहुत सारे लोग टूट गए, बहुत सारे लोग इमोशनली बहुत वीक हो गए। उस हमें ये भी पता चला कि हमारे साथ हमारे पूरी इंडस्ट्री में कौन-कौन से ऐसे लोग हैं, जो इतने कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम नहीं हैं। और साथ ही ये भी पता चला कि कौन-कौन से ऐसे लोग हैं, जो आयरन विल्ड हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सीख थी हमारे लिए। और एज़ आई सेड, मैं इसको ये मानता हूँ कि हमने इसका इमोशनली, ये हैंड सैनिटाइजर्स तो हैं, दवाइयाँ हैं, बाकी प्रिकॉशंस हैं, सब कुछ है। लेकिन क्या आपका दिमाग डरा हुआ है? क्या आप दिमाग से हार मान चुके हैं? क्या आपको अपने घर से बाहर निकलने में डर लगता है? क्या आपको अपना फ्यूचर ब्लीक लग रहा है? क्या आपको ये लग रहा है कि मेरा इसके बाद क्या होगा? सो ज़ी न्यूज़ बहुत बड़ी संस्थान है, और आपको आपको आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की नौकरियाँ चली गईं इस दौरान, बहुत सारे लोगों का सैलरी कट हुआ। तो मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है आपको कि हम ऑर्गनाइज़ेशन में वी टूक केयर ऑफ एवरीबॉडी, किसी की नौकरी नहीं गई, और किसी की सैलरी में एक पैसा भी हमने काटा नहीं। दैट्स वेरी कमेंडेबल सुधीर। और सुधीर, आपको 8 साल हो गए जी में। अब जी, आपने 2012 जुलाई में ज्वाइन किया था, और आज हम 2020 जुलाई में बात कर रहे हैं। 8 साल आपको एक संस्था में हो गए, और आपका ने बहुत अच्छा काम किया जी न्यूज में, और बहुत बड़ा मुकाम आए हासिल किया, एक नाम बनाया है, एक फॉलो आपकी फॉलोअरशिप है, और आपका शो डीएनए बहुत पॉपुलर है। और मैंने जैसे आपको अपनी बातचीत में बताया कि मेरी मदर वॉच करती है और बोलती है सुधीर बहुत सहजता से चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। तो मुझे बताइए, 8 साल में ये जो आपकी जी की जर्नी रही है, इसमें क्या क्या माइलस्टोन रहे हैं, और व्हाट आर यू प्राउड ऑफ? देखिए, बहुत ही शानदार जर्नी रही है। पहली बात तो ये है कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ द ब्रांड विद व्हिच आई एम एसोसिएटेड। ज़ी एक ऐसा ब्रांड है, जो इस देश में हर परिवार में जो सबसे सीनियर मेंबर है, और जो जूनियर मेंबर है, छोटे से छोटे बच्चा और बड़े से बड़ा जो मेंबर है, सबको ज़ी के बारे में पता है। सो रिकॉल वैल्यू ज़ी की ऐसी है, इससे बड़ी रिकॉल वैल्यू किसी और ब्रांड की इस देश में हो नहीं सकती। तो वो हमें एक बैकग्राउंड मिला, एक लेगेसी मिली। लेगेसी ये है कि ज़ी इस देश का पहला सैटेलाइट प्राइवेट चैनल है, पहला एंटरटेनमेंट चैनल है, ज़ी न्यूज़ पहला न्यूज़ चैनल है। लेकिन आप जैसा जानते हैं कि जब मैं 2012 में आया था, तब कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ रहा था। लोग लगातार आगे निकल रहे थे, और कॉम्प्लेसेंसी की उस समय कोई जगह नहीं थी। और ज़ी न्यूज़ को उस समय 2.0 वर्ज़न में जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मैं जब आया, तो मैंने मैंने ये देखा कि हमें अब नेक्स्ट लेवल पे जाना होगा, ज़ी 2.0 हमें लॉन्च करना होगा, जिसके लिए हमने अब अपनी थोड़ी प्रोग्रामिंग चेंज किया। सबसे बड़ी बात ये थी कि आपकी पहचान क्या है? आपकी आइडेंटिटी क्या है? आप जब ज़ी न्यूज़ का नाम लेते हैं, तो आपके दिमाग में क्या पहचान आती है, उसकी क्या छवि आती है? तो मुझे लगा था कि वो उस पर दोबारा काम करने की ज़रूरत है। और आपको याद होगा 2012 के बाद 2013 के आसपास, ये जो ये जो नेशनलिज़्म का जो कॉन्सेप्ट है, जो राष्ट्रवाद, जिसको लोग आजकल एक नेगेटिव वर्ड मानते हैं, इस राष्ट्रवाद को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाला जो चैनल था, वो ज़ी था। जिसने सबसे पहले ये बताया था कि लोगों का मन बदल रहा है। लोग ना सिर्फ सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं, लोग विचारधारा में परिवर्तन चाहते हैं, और लोगों के कुछ जो विचारधारा है, वो बहुत लंबे समय से दबी हुई है, उसको सप्रेस किया जा रहा है। और एक गलत नैरेटिव इस देश में चल रहा है पीछे 60-65 साल से। लेकिन मीडिया में ये बात खुल के कहने की किसी की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि इसमें रिस्क था बहुत बड़ा। रिस्क क्या था? एक तो रिस्क आपके ऊपर ये आरोप लग सकता था कि आप एक खास विचारधारा को आप सपोर्ट कर रहे हैं, किसी एक खास पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं। ये रिस्क था उसमें एक बहुत बड़ा। और सांप्रदायिक कहलाने का रिस्क था कि आप कम्युनल हैं। क्योंकि आप जानते हैं, हमारे देश में मैंने ये रियलाइज़ किया, और इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका है हमारे चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा की। मुझे अभी भी याद है, एक बार हमारी एक मीटिंग हुई थी बॉम्बे में, ये 2012 या 13 के आसपास की होगी, और हमने ये कहा था कि हाउ व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? हाउ कैन वी चेंज द वे वी आर रिपोर्टिंग एंड वी आर शोइंग न्यूज़ टू द पीपल? और उसमें एक बड़ा फैक्टर सामने ये आया था कि जो हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, वो क्या सोचती है, उसके ख़्यालों को अभी तक, उसकी विचारधारा को सप्रेस करके रखा जा रहा है बिकॉज़ ऑफ द पॉलिटिकल गेन्स। तो हमने उसको बाहर निकाला। आपको याद होगा,
मुझे ये भी याद है कि उस समय एक निर्भया रेप केस हुआ था, उसमें जी न्यूज़ ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। और आपको याद होगा निर्भया का जो दोस्त था वो सबसे पहले जी न्यूज़ पर आया था और हमने उसमें बहुत प्रोएक्टिव भूमिका निभाई। यानी हमने ना सिर्फ विचारधारा पे काम किया, हमने उन खबरों पे काम किया जो कि लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं, समाज में जो लोग जुड़ी हुई हैं। और उसका मेरा पहला मापदंड ये था, जैसे अभी आपने कहा कि आपकी मदर इस समय आपको देख रही हैं। मैं हमेशा अपनी टीम से और अपने आप से भी ये पूछता हूँ कि मेरी मदर क्या देखना पसंद करेंगी? अगर मेरी मदर और आपकी मदर एक खास तरह का कंटेंट देखना चाहती हैं, एक खास तरह की खबर देखना चाहती हैं, एक खास अंदाज में, सिंप्लिसिटी के साथ, आसान भाषा में देखना चाहती हैं कि चीन में और भारत के बीच में एलएसी पर क्या हो रहा है, क्या आपकी और मेरी मदर को जानने का अधिकार नहीं है? सिंपल भाषा में, सरल भाषा में। चीन और भारत के इस विवाद में रशिया की क्या भूमिका होगी और अमेरिका की क्या भूमिका होगी? क्या उन्हें सीधी भाषा में, सिंपल भाषा में जानने का अधिकार नहीं है? लेकिन जो हमारे बड़े-बड़े जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, सॉरी टू से, लेकिन वो उसको इतना क्लिष्ट बना आप देते तो हैं। डिजाइनर पत्रकार भी बोलते हैं मैं पत्रकार। डिजाइनर पत्रकार भी बोलता हूँ, बिल्कुल। वो ये कुछ एक शब्द हैं जो हमने कॉइन किए थे, जैसे टुकड़े-टुकड़े गैंग हमने एक कॉइन किया, आपको याद होगा, जो बहुत एकदम लोगों के मुँह पे चढ़ गया। इसी तरह डिजाइनर पत्रकार। तो कहने का मतलब ये है कि दे वर ऑल दीज़ वर न्यू इनिशिएटिव्स। उसके बाद जेएनयू का मामला आया। जेएनयू में फिर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। यानी एक पैरेलल नैरेटिव जो कि होना चाहिए था और उसको सप्रेस करके रखा गया था, उस पैरेलल नैरेटिव को हमने जगह दी। और जो लोगों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन था कि हमारी कोई बात कहीं आ नहीं रही है, उन लोगों को हमने एक विंडो दिया ताकि वो अपनी बात देश तक पहुंचा सकें। एंड टुडे यू मस्ट हैव सीन, लोग कहते हैं कि नेशनलिज्म एक नेगेटिव वर्ड बन गया है। राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड। एवरीबडी शुड लव देयर कंट्री, देयर पीपल। और इसको बहुत सारे लोगों ने अलग-अलग तरीके से लिया, बट आई एम वेरी हैप्पी कि अब राष्ट्रवाद अब एक फैशन बन गया। और आपने देखा होगा अब लोग बाकी के चैनल्स भी उसी लाइन को फॉलो करते हैं। एंड देयर इज अ नाउ रेस टू शो द पीपल दैट आई एम अ बिगर नेशनलिस्ट देन एनीवन एल्स। सुधीर भाई, आप उन संपादकों, एंकरों, मीडिया प्रोफेशनल्स में से हैं जिन्होंने टीवी से अपना करियर स्टार्ट किया। तो फुल टाइम न्यूज चैनल नहीं थे, बट आप एक शो पे काम करते हो। पिछले 20 साल में आपने न्यूज चैनल्स में हर तरह का एक पोजीशन निभाई है। आपने जी, जी। इनपुट में काम किया है, आउटपुट में काम किया है, स्क्रिप्ट राइटिंग में काम किया है, रिपोर्टिंग की है, फिर एक संपादक बने हैं, बड़े एंकर बने हैं और अब सीईओ हैं। तो मुझे एक बताइए कि ये हरफन मौला कैसे बन गए सुदीप सर? देखिए, इसका एक बड़ा कारण तो ये था कि जब मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से बाहर निकला, तो जब मैं पढ़ाई कर रहा था, अनुराग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, कि क्या वो बिल्कुल स्पष्ट हैं, क्लियर हैं इस बात को लेकर कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना। यू मस्ट नो आप क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं। तो ड्यूरिंग माय डेज व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, मैंने ये तय किया था उस समय, ये 1994 की बात है, कि मैं टीवी करना चाहता हूँ, मुझे टीवी में जाना है, मुझे प्रिंट मीडिया में नहीं जाना है। और मुझे ये लगता था कि आई एम मेड फॉर टीवी। तो मैंने अपनी उस स्ट्रेंथ को उस समय पहचाना था। और आप ये भी जानते होंगे कि उस समय देश में एक भी न्यूज़ चैनल नहीं था, सिर्फ दूरदर्शन था। तो सारे लोगों ने, इंक्लूडिंग माय ओन प्रोफेसर्स एंड टीचर्स, सब ने ये बताया कि यू आर चूजिंग अ रॉन्ग पाथ बिकॉज़ देयर इज नो इंडस्ट्री, देयर वाज नो टीवी न्यूज़ इंडस्ट्री दैट टाइम। और जो एवेन्यूज थे वो बहुत ही सीमित थे। लेकिन मैंने कोशिश की और मुझे पहले दिन से मैंने अपने जीवन में टीवी में ही नौकरी की है। इसलिए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि टीवी में छोटे से छोटा काम, एक अपने संपादक के लिए प्रिंटर से एक प्रिंट आउट लेके आकर उसको देने तक से लेके, और अब सीईओ तक, ये पूरा सफर मैंने मैंने तय किया है। और टीवी का कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां मैंने काम ना किया हो। तो मैंने टीवी को बहुत ऑर्गेनिक तरीके से समझा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी जो ग्रोथ है वो ऑर्गेनिक ग्रोथ है, या आप पैरा ड्रॉपिंग करके ग्रोथ लेकर आए हैं, ऊपर से कहीं से कूद गए हैं। दो तरह के संपादक होते हैं, जो नीचे से ऊपर आते हैं और जो जो पैरा ड्रॉपिंग करके भी आते हैं, बहुत सारे संपादक। तो मैं बहुत संघर्ष के साथ नीचे हर पोस्ट पर, हर बार मैं, जब मेरा प्रमोशन होता था तो मैं कहता था कि अब अगले साल मुझे इस डेजिग्नेशन पे जाना है। अब मैं रिपोर्टर बन गया तो अगले साल मुझे
स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट बनना है, उसके बाद और अच्छा कॉरेस्पॉन्डेंट बनना है, देन आई वांटेड टू बिकम अ ब्यूरो चीफ, देन आई वांटेड टू बिकम मे बी असिस्टेंट एडिटर। तो ऐसे एक एक सीढ़ी चढ़ के, तो उसकी वजह से ये हुआ कि प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई और मैं मीडियम को समझने लगा। और आज सबसे उसमें जो आसानी होती है वो ये होती है कि आप अपनी टीम के हर एक मेंबर को बहुत अच्छी तरह से समझते हो, और क्योंकि आप जानते हो कि आप एक समय में जहां वो काम कर रहा है आप वहां रह चुके हैं। सो इट हेल्प्स यू टू बिल्ड अ प्रोडक्ट, टू बिल्ड अ टीम, टू मोटिवेट देम एंड टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स, टू इवॉल्व। मुझे सुधीर भाई एक बात बताइए, अब आप एडिटर और एंकर तो हैं ही, अब सीईओ भी हैं, तो जी, आपने बिजनेस साइड को कैसे समझा और उसमें आप क्या बदलाव ला रहे हैं जी न्यूज में, और हाउ डू यू सेपरेट द चर्च एंड द स्टेट? तो बिजनेस और एडिटोरियल फंक्शन में ये दूरी रखी जाए, इसको कैसे मेंटेन करते हैं? देखिए एक जमाना था, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कि देयर यूज्ड टू बी अ चाइनीज वॉल बिटवीन द सेल्स एंड द न्यूज रूम, और वो चाइनीज वॉल धीरे 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 खत्म होती चली गई। और वो मैं आपको बताता हूँ वो चाइनीज वॉल कैसे खत्म हुई। ये तो अब आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं। अ, जिस दिन से टाइम की रेटिंग आनी शुरू हुई न्यूज चैनल के को लेकर, उसके कुछ ही दिनों के बाद ये चाइनीज वॉल इसमें क्रैक्स आने लगे थे, क्योंकि सेल्स टीम आपको बताने लगी थी कि हमारी रेटिंग इस स्टेट में कम है, इस स्टेट में ज्यादा है, इस मार्केट में कम है, इस मार्केट में ज्यादा है। मेरा आज भी ये मानना है कि चाहे टाइम की रेटिंग्स हो चाहे बार्क की रेटिंग्स हो, ये एडवर्टाइजर्स के लिए होती हैं, ये जो हमारे बिजनेस क्लाइंट्स हैं ये उनके लिए होती हैं। अनफॉर्चुनेटली जब ये चाइनीज वॉल गिरी तो पूरे के पूरे जितने न्यूज रूम्स थे वो अपना कंटेंट बार्क रेटिंग के लिए बनाने लगे। आज भी जब हर थर्सडे को रेटिंग आती है बार्क की, तो हर चैनल लेके बैठता है कि मेरा कौन सा शो अच्छा कर रहा है, कौन सा शो खराब कर रहा है, और वो बार्क की रेटिंग के हिसाब से देखता है कि लोगों की पसंद क्या है, वो नापसंद क्या है। मेरा बस इतना कहना है कि इसमें थोड़ा सा जो हमारी कैलकुलेशन है वो ये रॉन्ग है। जिस दिन हम ये सोचने लगेंगे कि मैं अपना कंटेंट लोगों के लिए बनाऊंगा, आम दर्शकों के लिए, और लोग उसको देखेंगे, तो अगर लोग उसको देखेंगे तो बार्क इज अ बाय प्रोडक्ट। अगर लोग देख रहे हैं तो रेटिंग तो आपकी आएगी ही, और अगर आपकी रेटिंग आ रही है तो आपको रेवेन्यू तो आएगा ही। अगेन इट्स अ बाय प्रोडक्ट। सो फॉर एन ये मैं न्यूज ये मैं इसमें मैं एंटरटेनमेंट चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ। एंटरटेनमेंट चैनल इज ए कम्प्लीटली टोटली डिफरेंट बॉल गेम। लेकिन 100%। न्यूज में आपकी एक जिम्मेदारी भी होती है, आपको एक सामाजिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। आप एक लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं कर सकते सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको उसमें ज्यादा रेटिंग चाहिए। तो जब तक मैं एक एडिटर का हैट लेता था तो मैं हमेशा इस चीज का ध्यान रखता था कि वो चाइनीज वॉल में भी एक लक्ष्मण रेखा रहे। वो टूट तो गई है लेकिन तो भी एक लक्ष्मण रेखा रहे। लेकिन अब बड़ा चैलेंज ये था कि आप जो कुछ कर रहे हो, आपको हमेशा एक ये लगता था कि मेरा प्रोडक्ट जो है ये एडिटर के लिए वो दिल के बहुत करीब होता है। उसको उससे अपने प्रोडक्ट से प्यार होता है, उसको अपने सब प्रोग्राम्स अच्छे लगते हैं। लेकिन जो सीईओ होता है वो उस प्रोडक्ट को अपने दिमाग से सोचता है। तो बस ये दिल और दिमाग का एक वो रहता है। और बहुत बार अगर वो दो अलग अलग लोगों के बीच में क्लैश है कि मैं दिल से चल रहा हूं और सीईओ दिमाग से चल रहा है, तो कई बार उसमें क्लैश आ जाता है और कई बार ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के साथ नाइंसाफी कर लेते हैं। तो मुझे बाद में ऐसा लगा कि लेट्स अडॉप्ट अ स्टार्टअप कल्चर इन जी। स्टार्टअप कल्चर में क्या होता है, वन पर्सन इज वेयरिंग सो मेनी हैट्स बिकॉज आपके पास आपकी छोटी टीम है। तो अब मैं इस तरीके से सोचता हूँ कि वो दिल भी मेरा है और दिमाग भी मेरा है, और मैं उसको शायद ज्यादा बेहतर समझ सकता हूँ कि मैं अगर अपने बनाए हुए प्रोडक्ट को अगर मैं बाजार में मार्केट में लेकर जाता हूँ और मैं अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ कि आप हमारे चैनल के ऊपर आइए और हम आपको केटर करेंगे, तो उसमें बहुत आसानी हो जाती है। बिकॉज आई अंडरस्टैंड माई प्रोडक्ट बेटर, क्योंकि मैंने उसको अपने खून पसीने से, दिल से मैंने उसको उसको बनाया है। सुधीर भाई, यू हैव, आप इतना मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मुझे मालूम है। मैं आपको भी जानता हूँ और मेरे कई साथी, पुराने साथी आपके साथ काम करते हैं और मुझे मालूम है, मैं इस क्षेत्र में हूँ। बट फिर भी आप ट्विटर पे इतना एक्टिव रहते हैं, बिटवीन द शो, आफ्टर द शो, ड्यूरिंग द डे, ट्विटर के लिए इतना समय कैसे निकाल लेते हैं? देखिए बहुत सारे लोग इसको समझते नहीं है कि अब जो व्यूअर की रिदम है वो बदल चुकी है। और मैं आपको ये समझाता हूं कि नाउ ट्विटर इज पार्ट ऑफ द गेम।
ट्विटर इज पार्ट ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन। ट्विटर फीड, सोशल मीडिया फीड, फेसबुक फीड। अब हमारी जो नई अप्रोच है वो ये है कि इससे पहले हम कहते थे कि जो टेलीविजन है, टेलीविजन स्क्रीन इज अवर फर्स्ट स्क्रीन और आपका स्मार्टफोन स्क्रीन इज अवर सेकंड स्क्रीन, और हम दोनों को ध्यान में रख के चलते थे, लेकिन फर्स्ट स्क्रीन को ज्यादा महत्व देते थे। अब हमने अपनी अप्रोच बदली है। अब हम सेकंड स्क्रीन को, अब हमने फर्स्ट स्क्रीन कहना शुरू किया है और फर्स्ट स्क्रीन को सेकंड स्क्रीन हमने कहना शुरू किया है। ट्विटर पर एक बहुत बड़ा, ट्विटर क्या पूरे सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि हर समय टीवी के सामने नहीं है। अब मैं और आप अगर इस समय बात कर रहे हैं और लोग हमें ढूंढ रहे हैं कि हमें इस बातचीत को सुनना है, तो वो सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए ही हो सकता है। तो मैंने सोशल मीडिया को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया। I hope you made our conversation live on your Twitter handle. एब्सोल्युटली। मैंने आपसे बात करते करते अभी मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर इस फीड और को मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अपना ट्विटर एक खुद मैनेज करते हैं, कोई और जो सारी ट्वीट्स हैं ये खुद करते हैं, कोई और नहीं करता है। इनके पास बड़ी टीम है, बट ये ट्विटर अपना खुद मैनेज करते हैं। जो भी आप ट्वीट्स देखते हैं, दैट सुधीर पुट्स आउट हिमसेल्फ। सो यू वर टॉकिंग अबाउट दैट कि सोशल मीडिया हैज बिकम द फर्स्ट स्क्रीन। फर्स्ट स्क्रीन। और सोशल मीडिया के व्यूअर को अगर आपने एंगेज नहीं किया, बिकॉज अब मैं ये नहीं चाहता, मैं ये इंतजार नहीं करना चाहता कि वो घर पहुंचेगा और वो टीवी देखेगा और उसके बाद वो हमारे बारे में, हमारे हमारे प्रोडक्ट को कंज्यूम करे। अब मैं चाहता हूँ ही शुड कंज्यूम द प्रोडक्ट while on the go, wherever he is. If he's in office, if he's in a shopping mall, he's in a metro, wherever, उसको पता होना चाहिए कि इस समय जी पे क्या चल रहा है। तो अभी वो टोटल अप्रोच थोड़ी बदल गई है। और आपने जो कहा, मैं आपके दर्शकों को बता देता हूँ, ये मेरा फोन है अभी और मैं खुद ही ट्वीट कर रहा हूँ। और अभी मैंने अभी इसको, इस जो हम बातचीत कर रहे हैं इसका लाइव लिंक अभी मैंने डाला है आपकी कंपनी का, एक्सचेंज फॉर मीडिया ग्रुप का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग देखेंगे और आएंगे उसको देखने के लिए। सुधीर भाई, जैसे जैसे डिजिटल का विस्तार होता जा रहा है, जैसे जैसे सोशल मीडिया का विस्तार होता जा रहा है, क्या न्यूज टेलीविजन चैनल उस आर कीपिंग पेस विद दैट ग्रोथ? एंड डू यू थिंक एट सम स्टेज a fully digital product will be more impactful than a terrestrial traditional product to news, or there has to be a hybrid mixed model? I think initially for a country like India, initially the hybrid model will work for some time, क्योंकि अभी भारत में और इंडिया में बहुत गैप है। तो भारत को नजर में रखते हुए अभी आपको एक पैरेलल फीड थोड़े दिन, कुछ वर्षों तक चलानी पड़ेगी। लेकिन ये गैप बहुत तेजी से कम होता जा रहा है और आपने देखा होगा कि स्पेशली ये कोविड-19 के टाइम पर ये गैप और ज्यादा तेजी से भर गया है। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि एप्स आर गोइंग टू बी द न्यू टेलीविजन। हर प्रोडक्ट, न्यूज का हो चाहे एंटरटेनमेंट का हो, वो आप तक अपने एप्स के जरिए पहुंचेगा, टीवी के जरिए नहीं पहुंचेगा। और दूसरा मेरा मानना है कि जो स्पेशली जो न्यूज चैनल है, क्योंकि मैं तो न्यूज में काम करता हूँ, न्यूज चैनल इज लाइक अ कॉफी शॉप। इट्स अ कैजुअल स्नैकिंग। इसमें आप अपॉइंटमेंट व्यूइंग की उम्मीद मत करिए। तो जिस तरीके से आप कॉफी पीने के लिए जाते हैं कॉफी शॉप में, विच इज अनअनाउंस्ड, अनप्लैन्ड, और आप आपका शो पिछले 2 साल से डीएनए नंबर 1 रहा है, 2.5 साल से। और तो इसका मतलब अपॉइंटमेंट भी तो है। तो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू से। हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि अपॉइंटमेंट व्यूइंग सिर्फ 2-4 प्रोडक्ट्स को लेकर अभी बची है अपॉइंटमेंट व्यूइंग। और मैंने हमेशा अपने आप को एक डिसरप्ट, अगर आप मुझसे पूछें, आई एम अ डिसरप्टर। आई वुड लाइक टू सी माई सेल्फ एज अ डिसरप्टर हु इज नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम। I would like to see myself as an outsider who's not part of the media, because I think like an outsider, and it helps me, because it helps me to think broader, and it helps me to think about new ideas and new concepts, which maybe a hardcore journalist who has been a part of system for so many years now might not be able to think like that. तो डीएनए एक अपवाद है। और डीएनए देखिए अपवाद इसलिए है क्योंकि जब हमने डीएनए लॉन्च किया था, हमारे सारे रिसर्चर्स ने हमें ये बताया था कि न्यूज सिर्फ मेल देखते हैं, फीमेल मेंबर ऑफ द हाउस, ऑफ द फैमिली, यूथ और बच्चे न्यूज नहीं देखते। सो सिर्फ मेल ओरिएंटेड कंटेंट आप बनाइए और उसमें अपनी व्यूअरशिप डालिए, और सारा मीडिया यही कर रहा था। बट उस समय जब मुझे ये बताया गया तो मेरे दिमाग में सवाल ये चल रहा था कि इस देश में महिलाएं न्यूज क्यों नहीं देखती।
इस देश में बच्चे न्यूज क्यों नहीं देखते और इस देश में जो यूथ है वो न्यूज क्यों नहीं देखता, इसका कारण पता लगाना चाहिए। और जब हमने उसमें बहुत डीप डाइव किया, व्हेन वी स्टडीड एंड वी मेट, और आप तो सुभाष जी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, कभी आप उनसे मिलेंगे तो वो आपको बताएंगे कि सुभाष जी और हमारी जो कोर टीम थी, हमने पूरे इंडिया का दौरा किया। हम लोग बाहर गए और हर वर्ग के लोगों से हम मिले, मतलब गांव में पंचायती लेवल पे हम लोग गए हैं, उड़ीसा के गांवों में गए हैं, पश्चिम बंगाल के गांवों में गए हैं, यूपी में गए हैं, महाराष्ट्र में गए हैं, और वहां हम लोगों से मिले और हमने लोगों से ये पूछा कि आप क्या देखना चाहते हैं। और जो लोगों ने हमें बताया, उस वो पूरी डेटा क्रंचिंग के बाद, वो पूरी डेटा माइनिंग के बाद फिर हमने अपने चैनल में ये सारे चेंजेस लाए थे। और मैंने वो सारे चेंजेस सबसे पहले अपने शो में मैं लाया, ताकि अपनी टीम को ये बता सकूं कि आई एम ब्रिंगिंग ऑल दोज चेंजेस फर्स्ट इन विद इन माई सेल्फ, इन माई शो, एंड देन ऑन द चैनल। और इसलिए आपने देखा होगा कि जो डीएनए की जो व्यूअरशिप है वो अलग है, बिकॉज हमारे सब्जेक्ट अलग होते हैं, हमारी भाषा अलग होती है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक टिपिकल हिंदी चैनल देख रहे हैं जिसमें क्लिष्ट भाषा होती है, जिसमें वही जिस तरह की मीडिया की भाषा होती है जिससे आप कनेक्ट नहीं करते। मीडिया की जो भाषा आप पढ़ते हैं और सुनते हैं वो कभी आप अपनी बोलचाल में नहीं बोलते। आप कभी मुझसे ये नहीं कहेंगे कि गौर तलब है, कभी आप ये नहीं कहेंगे यहाँ मैं आपको बता दूं। लेकिन ये बहुत सारी शब्दावली ऐसी ऐसी है जो अखबार में और टीवी में अभी भी आपको मिलती है। दैट्स व्हाई आवर पेरेंट्स एंड यूथ एंड women of this country, they sometimes do not associate with the news channels because they do not understand that language and the context in which that language is being spoken. yes Sudhir, coming back to news, आपने शुरू में ये बोला कि राष्ट्रवाद एक बहुत पॉजिटिव आइडिया है और जी न्यूज और आपने उसका एक तरह से यू पायनियर इन दैट, यू spotted that trend early and then you in some way made your news around that. But there is a very little there is a thin line between being nationalist and being jingoist. And how do you differentiate between the government of the day and the country? Kyunki government of the day is important. The office of the Prime Minister is the most important office. But how do you make sure that you're able to, while you are with the government on nationalistic issues, you're still able to make a distinction and be able to be a positive pressure on the government? कई बार आपकी आलोचना होती है कि आप एक पार्टी और एक विचारधारा को ज्यादा तूल देते हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे सुनील जी? ये आरोप मैं बहुत सुनता हूं अपने बारे में, और आपको मैं 2-3 एग्जांपल्स के जरिए समझाना चाहता हूं। ट्रेडिशनल जर्नलिज्म जो हमारे देश में है और जो ट्रेडिशनल जर्नलिस्ट हमारे देश में है जो काम कर रहे हैं, वो जर्नलिज्म में ये समझते हैं कि जितना एंटी गवर्नमेंट स्टोरीज करेंगे उतना उनका ज़्यादा नाम होगा, उतना ज़्यादा उनका एक न्यूसेंस वैल्यू होगा, चाहे उसमें दम हो या ना हो। आपको याद होगा 2019 में जो राफेल डील हुई थी, उसको लेकर 1 साल तक इस देश के हर न्यूज़पेपर ने उसको फ्रंट पेज पर जगह दी है। इस देश में न्यूज़ चैनल्स पर हर रोज उसके ऊपर डिबेट हुआ है, अखबारों में फ्रंट पेज पर खबर छपी है, नेताओं ने रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब आप सोचिए कि जब वो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में जो होना था जो वो हुआ, उसके बाद क्या आपको ये नहीं लगता कि इस देश का पूरा मीडिया 1 साल तक हमारे दर्शकों का समय बर्बाद करता रहा, क्योंकि 1 या 2 विपक्ष के नेता उसे एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहते थे। हमारे देश के मीडिया ने क्या एक बार भी उसमें इन्वेस्टिगेट करके देखा कि इन आरोपों में मेरिट है भी या नहीं? और अगर आपको रफाल डील इतनी बुरी लग रही थी, अब रफाल आ रहे हैं, आपने देखा होगा, अब वो सारे लोग अब चुप क्यों बैठ गए? रोक दीजिए उन रफाल्स को, उनको कहिए हम भारत में आने में। कई बार एजेंडाज होते हैं और कई बार यस एक प्री मेडिटेटेड लाइन ऑफ थिंकिंग है जो एक्चुअल पॉजिटिव डेवलपमेंट्स को भी नेगेटिवली देखती है। ये कह रहे हैं आपने समझ लिया कि यही असली पत्रकारिता है। एक दूसरा, हमारे पत्रकारों को सेक्युलर बनने का बहुत शौक है। आई शुड बी कॉल्ड अ सेक्युलर लिबरल जर्नलिस्ट। तो लिबरल का मतलब आप समझते हैं कि लिबरल का मतलब ये है कि मुझे राम मंदिर का मुझे रोकना है उसको। लिबरल का मतलब ये है। लिबरल का मतलब वो ये मान लेते हैं कि मुझे
मुझे दिवाली को प्रमोट नहीं करना, मुझे ईद को करना है। मेरा हमेशा शुरू से ये कहना था कि अगर आपका एक सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष देश है, तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि सब धर्म बराबर। तो आप बराबरी का दर्जा तो दीजिए सब धर्मों को। आज अगर चाइना के साथ आपका एक विवाद चल रहा है, तो अगर आप ये कहते हैं कि आप चाइना की तारीफ करने को ये समझते हैं कि ये रियल जर्नलिज्म है, आप चाइनीज आर्मी की तारीफ करने में, चाइना को अगर आप एक बार भी अपने किसी शो में चाइना के बारे में एक भी आलोचना नहीं कर रहे हैं और अपनी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूं, मैंने अपने शोज में लगातार चाइनीज जो आर्मी है पीएलए, उसके बारे में रिसर्च करके ये बताया कि पीएलए उतनी ताकतवर सेना है नहीं जितनी दिखती है। ये ये वो प्रोपेगेंडा करते हैं, वो वीडियोस रिलीज करके आपको डराते हैं। मैंने ऐसा कहा अपने शोज में अलग अलग जगह। बड़ी संख्या में लोग मुझे ट्रोल करने लगे और ये कहने लगे कि आपने चाइनीज आर्मी के बारे में जो कहा कि ये कमजोर है, ये गलत है, और उन्हें ये बात चुभ गई। मुझे, अगर मैं ये भारतीय सेना के बारे में कहता और उन्हें ये बात चुभ जाती, तो आज गेम बिल्कुल उल्टा हो गया है। आप गलवान में जो अपने 20 लोग मारे गए, अपनी सेना से तो आप सवाल पूछते हैं कि आप बंदूक क्यों नहीं लेकर गए, आप हथियार क्यों नहीं लेकर गए, आपने ये क्यों नहीं किया, आपने वो क्यों नहीं किया। और हमें क्या पता 20 मरे हैं या 50 मरे हैं, इसका भी उनको सबूत चाहिए। लेकिन आप चाइना के बारे में एक शब्द नहीं बोलना चाहते, और जो बोलना भी चाहता है उसको आप ट्रोल करते हैं। जो कहना चाहता है कि यस लेट्स बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, क्योंकि उससे आपको, आपके देश को। तो एक और उदाहरण आप लीजिए, अगर आज एक जर्नलिस्ट ये कहता है कि एक देश को आत्मनिर्भर होना चाहिए, इसमें क्या बुरा है? बिल्कुल बढ़िया। इसमें क्या है? हर और मैं देश, सोचता हूँ कि वो आज नहीं हो, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो एक सोच है। वो 6 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, 4 साल बाद हो, वो एक हम राह पे चल पड़े। तो अभी स्थिति यह है कि अगर आपने ये कह दिया कि देश में सफाई रखो और देश को साफ सुथरा रखो और स्वच्छ भारत का नाम आपने ले दिया, तो आप बीजेपी हो गए। अगर आज आपने ये कह दिया आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए, तो आप बीजेपी हो गए। अगर आज आपने ये कह दिया कि मेरा ये मानना है कि हर राष्ट्रगान गाना चाहिए, राष्ट्रगान का सम्मान होना चाहिए, तो आप बीजेपी हो गए। और जिस दिन आपने राम मंदिर का विरोध किया, आप सेकुलर हो गए। जिस दिन आप शाहीन बाग में बैठ के धरना देने गए, आप सेकुलर हो गए। शाहीन बाग के अगर आपने खिलाफ बोल दिया, तो आप कम्युनल हो गए। तो देश में, और एक चीज मैं यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ, जो बहुत खतरनाक ट्रेंड है, वो ये है कि अगर अब आपने ये बोला, तो आपके खिलाफ एफआईआर होगी, आपको लीगल केसेस में फंसाया जाएगा, आपको जान से मारने की धमकियां दी जाएंगी, आपकी ट्विटर पर ट्रोलिंग होगी, दुष्प्रचार होगा। मेरे विकिपीडिया पेज पर लोग जाके मेरे बारे में गलत गलत चीज, आज अगर आप मेरे विकिपीडिया पेज पर जाएंगे तो मेरे बारे में सारी जानकारी गलत है। हाँ, मैं गया मॉर्निंग में और मुझे पता है कि आपका जन्मदिन 18 जून को होता है। मैंने देखा वहां 7 जून लिखा हुआ। जी, तो आपने मुझे बताया मॉर्निंग में कि वो वहां गलत है, मेरा 18 जून ही है। तो सारी जानकारी अगर आप देखेंगे उसमें, तो मेरे बारे में सब सब तो एक तरीके से ये लोग क्या करते हैं कि आपको एक मेन स्ट्रीम मीडिया से बाहर कर देते हैं और आप फिर किसी चीज के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी नाउ द सिस्टम इज चेंजिंग। अब चीजें बदल रही हैं, और जो जो लोग हैं, जो जनता है, वो इस एजेंडे को बहुत समझ गई। इसीलिए आपने देखा होगा न्यूज चैनल्स की जो व्यूअरशिप है, जो इस तरह का एजेंडा चलाते थे, उन जर्नलिस्ट की जो व्यूअरशिप है या रीडरशिप है, वो काफी हद तक अभी नीचे गिरी है। तो आप आज हमारे देश में जब आप या पूरी दुनिया में लोग कोविड-19 की वैक्सीन ढूंढ रहे हैं, मैं बस जर्नलिज्म में ये चाहता हूँ कि एक सच की वैक्सीन, इस देश में जर्नलिज्म में एक सच की वैक्सीन होनी चाहिए, विच इज राइट नाउ मिसिंग। सच आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको ऑर्गेनिक, देखिए सच, सच भी आपका सच कुछ और है, मेरा सच कुछ और है। आपके न्यूट्रलिटी की परिभाषा अलग है, मेरी न्यूट्रलिटी की परिभाषा अलग है। और हमेशा लोग जो कंफ्यूज करते हैं, वो ये तटस्थ और निष्पक्ष में कंफ्यूज करते हैं। आप तटस्थ नहीं रह सकते, आपको निष्पक्ष रहना चाहिए। जब आप क्रिकेट का मैच देखते हैं और एक बॉलर जब अपील करता है और अंपायर उस अपील पर उंगली उठा देता है, तो आप उस तरीके से देखें तो अंपायर ने बॉलर की मदद की और बैट्समैन की मदद नहीं की। अंपायर टुक साइड्स, उसने बैटिंग टीम का साइड नहीं लिया। लेकिन मीडिया शुड ऑल्सो बिहेव लाइक एन एम्पायर, जिसमें लोगों को वो ये बताए कि देखिए ये सही है और ये गलत है। एंड आई एम वेरी हैप्पी नाउ देयर आर सो मेनी अल्टरनेटिव्स नाउ अवेलेबल
इन मीडिया। मेरे जमाने में जब मैंने 20 साल पहले शुरू किया था तो कोई नैरेटिव होता ही नहीं था, एक ही नैरेटिव था, चैनल ही नहीं होते थे। बट आज आप देखिए कितने सारे चैनल, कितने सारे वेबसाइट्स, कितने सारे जर्नलिस्ट आपको एक ही खबर को, इसी भारत और चाइना के सीमा विवाद को वो 10 अलग-अलग तरीके से आपको समझाएंगे, बताएंगे। सो इट्स अ प्रिविलेज आल्सो, ताकि लोग हर पक्ष को देखें और फिर उसके बाद वो तय करें कि उनको इनमें से किसके ऊपर विश्वास करना है। सुधीर, अब आते हैं, आज हम ये 20 साल न्यूज टेलीविजन को हो गए, उसके संदर्भ में आपसे ये वार्तालाप कर रहे हैं। और आपने बहुत स्मरणीय इंटरव्यू किए, स्टोरीज ब्रेक की, शोज ऐसे किए जिनकी बहुत चर्चा हुई। मुझे अपने टॉप 5 इंटरव्यू, शोज, रिपोर्टिंग बताइए जो आपने की, जिसके साथ आप जुड़े हुए थे, और वो स्पेशल क्यों है? देखिए, मेरी जो प्लेलिस्ट है इसमें, वो बिल्कुल डिफरेंट है। बाकी कोई और पत्रकार होगा तो वो यही सोचता है कि किसी भी पत्रकार के लिए कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन लोगों के साथ उठना बैठना बड़े फ़ख्र की बात मानी जाती है। जब तक आपको पद्मश्री नहीं मिले तब तक आप अच्छे पत्रकार नहीं माने जाते। बट मैं आपको मेरी प्लेलिस्ट बताता हूँ। मुझे सबसे पहले, मुझे जो सबसे बड़ा मौका मिला था, वो मिला था कारगिल वॉर को कवर करने का, जो मेरे जीवन में मेमोरेबल है। कारगिल वॉर में मैंने एक इंटरव्यू किया था कैप्टन विक्रम बत्रा का। लेकिन उस वक़्त टेक्नोलॉजी ऐसी थी, तब लाइव कुछ होता गुड़गांव नहीं। से है और उनके नाम पे एक रोड भी है। जी, और मैंने वहीं कारगिल में उनका एक इंटरव्यू किया था। उस वक़्त ही वाज़ द हीरो ऑफ दैट डे। लेकिन तब उस टेप को दिल्ली पहुँचने में 3 दिन लगते थे। और अनफॉर्च्यूनेटली जब तक वो टेप दिल्ली पहुँचा जी न्यूज़ के ऑफ़िस में, तब तक कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो चुके थे। मुझे आज भी इस बात का बहुत दुःख है। वो बहुत दुःख मुझे लगता है कि मेरा इंटरव्यू जब तक पहुँचा, तब तक वो नहीं रहे। ये ये बहुत बड़ा मेरे जीवन में एक घटना थी। पार्लियामेंट पर जब अटैक हुआ, मैं ठीक पार्लियामेंट में वहीं सामने था। उन सब आतंकवादियों को मैंने बिल्कुल ऐसे, जैसे आज मैं आपसे रूबरू होके बात कर रहा हूँ, इस तरीके से मैंने देखा था, और वो पूरी मैंने एक नॉन स्टॉप कवरेज की थी, जो मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा अनुभव था। ये मुझे हमेशा याद रहेगा। निर्भया रेप केस जब हुआ था, और वो जो निर्भया का दोस्त था, उसका पहला इंटरव्यू मैंने किया था, और उस इंटरव्यू में उसने अपने सिस्टम, हमारे देश में क्या ट्रीटमेंट होता है इस तरह के जब घटना कोई घट जाती है, और हमारी कमियाँ क्या हैं, वो बताया था। वो इंटरव्यू मैंने किया था, और आपको जान के हैरानी होगी कि वो इंटरव्यू करने के ऊपर दिल्ली पुलिस ने मेरे ऊपर एक एफआईआर कर दी थी उस समय। और 2016 में मैं सीरिया गया था, जब सीरिया कोई जाना नहीं चाहता था। और सीरिया में मैं गया, और मैं आई एम द ओनली जर्नलिस्ट हू वेंट टू सीरिया इन 2016, जब आईएसआईएस के साथ उनकी गरम लड़ाई पीक पर थी। एंड आई वाज देयर फॉर कपल ऑफ डेज, और मैंने पहली बार इंडिया में लोगों को ये दिखाया था कि सीरिया की जो लड़ाई है वो कैसी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई हैव बीन एक्सट्रीमली प्रिविलेज्ड टू हैव इंटरव्यूड द करंट प्राइम मिनिस्टर आई थिंक 4 टाइम्स। और उनके साथ जब मैं इंटरव्यू करता हूँ, तो जिस ऑनेस्टी से वो जवाब देते हैं, वो मैंने बहुत एन्जॉय किया। तो जब आप किसी का इंटरव्यू करते हैं और आपको ये लगता है कि ये व्यक्ति बहुत ऑनेस्टली और ईमानदारी के साथ जवाब and दे he रहा है, and he is saying and he is being true to his authentic character, जो आप एब्सोल्युटली हैं वैसे ही बात कर रहे हैं। वैसे ही बात करेंगे। तो एक इंटरव्यू करने का जो एक आनंद होता है, एक मज़ा होता है, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आई थिंक दिस इज़ माय प्लेलिस्ट, जिसको मैं कहूँगा कि मेरे जीवन के कुछ बड़े क्षण हैं, जो मुझे याद रहेंगे। ओके, सुधीर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि अभी डोनाल्ड ट्रंप आए इस साल, और आपको प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति भवन में डोनाल्ड ट्रंप से मिलाया। देखिए, आपकी आपकी नेचर ऑफ जॉब ऐसी है, या आपका लक्ष्य ऐसा है कि आपके कार्य क्षेत्र में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और बड़े लोग, हर हर क्षेत्र से बड़े लोग आपसे जुड़े मिलेंगे। तो मुझे एक बात बताइए कि how does it feel when the prime minister of the country introduces you to the president of the US, saying meet Sudhir Chaudhary, he's one of our leading editors, journalists, anchors? How does it feel? And मैं बिल्कुल honest answer चाहूंगा मैं। हाँ, अनुराग, ये जो क्षण था बहुत ही स्पेशल था, एंड आई एम वेरी हैप्पी यू आस्क्ड अबाउट इट, बिकॉज़ इसको मैंने अपने प्लेलिस्ट में वैसे रखा नहीं था, बिकॉज़
ये एक अलग तरीके का वाकया था। पहली बात तो ये कि व्हेन प्राइम मिनिस्टर इनवाइटेड मी फॉर दिस बैंक्वेट, आई माई सेल्फ वाज वेरी सरप्राइज्ड आल्सो एंड वेरी हैप्पी आल्सो कि मैं वहां जाऊंगा। मैं वहां गया और उसके बाद जब एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ डोनाल्ड ट्रंप के साथ, वो एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन था। उसमें जैसा सबके साथ हो रहा था वैसा ही, उसमें आप जानते हैं बहुत बहुत कम लोग थे, बहुत लिमिटेड लोग थे। आई थिंक 25-30 लोग रहे होंगे उस समय। उनके साथ जब इंट्रोडक्शन हुआ और आई रिक्वेस्टेड प्रेसिडेंट ट्रंप दैट कैन आई हैव अ सेल्फी विद यू। इनफैक्ट जब वो मुझसे मिले तो मैंने उनको कहा कि आप लाल, हमेशा लाल टाई पहनते हैं, तो आज मैं आपको मिलने वाला था इसलिए आज मैं लाल टाई पहन कर आया हूँ। दिस इज इन योर ऑनर that I'm wearing a red tie, and he was extremely happy. He laughed about it, and I took a selfie with him. Once he went from there, then I met the Prime Minister, and I requested Prime Minister कि sir, if I get a selfie with you and with President Trump, it is going to be the most powerful selfie ever. मतलब it's a dream selfie for anyone. And Prime Minister told me that now he has already gone ahead. It is improper to call him back again. But still, I will try after the dinner. और जब डिनर हुआ, देखिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि जो वो कहते हैं वो भूलते नहीं है। और कितनी बार वो जब आपको मिलेंगे तो 10 साल पहले या 15 साल पहले कोई अगर कोई घटना हुई होगी तो आपको आपसे पूछ लेंगे और आप भी हैरान हो जाएंगे कि इनको अभी तक कैसे याद है। और उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया और प्रेसिडेंट ट्रंप से अलग से मेरा एक इंट्रोडक्शन कराया और मुझे उनको बताया कि मेरा शो जो है वो बहुत अच्छा चलता है, लोग मुझे बहुत देखते हैं। एंड प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुझसे कहा कि ओ यू आर अ बिग मैन। एंड देन बोथ ऑफ देम दे स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट देयर एंड देन दे अग्रीड फॉर अ सेल्फी। और मैंने अपना जल्दी से फोन निकाला एंड आई टुक दैट हिस्टोरिक पिक्चर विच इज, मतलब अगर मैं आपको कहूँ तो मेरे मेरे फोन में वो सबसे स्पेशल सेल्फी है वो आज भी, जिसको मैं हमेशा सबसे ऊपर लगा के रखता हूँ। So it was really nice. Let me change gears and ask you about 2-3 other things that are on my mind. One is you won a Ramnath Goenka Award. Your show has won in Inba the Best Show Award. And you won numerous awards over the years. You alluded to it. आपने अपने पुराने प्रश्नों में बोला कि पद्मश्री से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट क्या सुधीर चौधरी को अगले साल पद्मश्री मिलेगा और क्या आप उसकी आशा करते हैं और क्या वो आपके लिए अहमियत रखता है? तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ अनुराग, आप मुझे इतने साल से जानते हैं और हम दोनों इतने दोस्त रहे हैं और आप खुद मेरी जर्नी के एक विटनेस रहे हैं। मैंने खुद आपसे बहुत सारी चीजें सीखी हैं। स्पेशली जब मैं सीईओ बन रहा था तो आपको याद होगा मैं आपको फोन करके आपसे टिप्स लेता था कि ये मेरे लिए एक नया प्रोफाइल है। लेकिन जो आपने मुझसे पूछा, एक्सचेंज फॉर मीडिया ने ही मुझे कितने सारे अवार्ड्स अभी तक दिए हैं, बट आपने ये नोट किया होगा मैं कभी भी अवार्ड लेने के लिए आता नहीं हूँ। आपने ये भी नोट किया होगा जब आपकी जूरी बैठती है, मैं कभी जूरी के सामने आता नहीं हूँ और ये नहीं कहता हूँ कि मुझे अवार्ड दीजिए, कि मैं आई विल पिच इन फ्रंट ऑफ अ जूरी एंड आई विल से दैट प्लीज गिव मी एन अवार्ड। तो ये अवार्ड का जो पूरा पुरस्कार का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल बनाता है कि मैं पहले तो अपने पुरस्कार के लिए लोगों को कहूं कि मुझे पुरस्कार दे दो। और जैसे पद्मश्री वगैरह पहले बहुत मिला करती थी, तो मैं तो यही मानता हूं कि असली पद्मश्री जो है ये पद्मश्री नहीं, लेकिन अगर इस देश के लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं, आप जो कहते हैं उसको मानते हैं और आपको देखते हैं, और सबसे बड़ी बात अगर आपको प्यार करते हैं, तो उससे बड़ा मुझे लगता है पुरस्कार कोई हो नहीं सकता। एक पद्मश्री ले लेने से और उसको दीवार पे मैं लगा लूं अपने घर में और उसके अलावा कुछ नहीं, तो मुझे मुझे वो मंजूर नहीं है। मुझे नहीं पता मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है नहीं मिलेगा। बट नहीं मिलेगा तो मुझे कोई इसका दुख नहीं है और मैंने कभी इसके बारे में ये सोचा भी नहीं है कि मुझे मिलना चाहिए या मुझे कोई उम्मीद हो, क्योंकि मुझे देश के लोगों से ऑलरेडी इतना प्यार मिल रहा है कि वो अपने आप में बहुत बड़ा पुरस्कार है। आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर मोर। Okay, I also want to ask you about कि 20 साल हो गए न्यूज टेलीविजन को, अगर आपको अगले 3 साल आगे तक का न्यूज टेलीविजन का भविष्य बता, बिकॉज आपने इसमें काम किया है और आप अक्सर सोचते रहते हैं कि आगे क्या दिशा है,
या तो खुद रास्ता बना जाए या उस दिशा को ढूंढा जाए। तो अगले 3 साल में आपको क्या लगता है न्यूज टेलीविजन में क्या बदलाव आने वाले हैं? पहला बदलाव मैं ये देखता हूँ कि न्यूज़ टेलीविजन विल टेक अ सब्सटेंशियल जंप इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप एंड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। आज इफ यू कंपेयर न्यूज़ चैनल्स विद द जीईसीज, देयर इज अ ह्यूज गैप। न्यूज़ चैनल्स आज भी वो प्राइस मार्केट में कमांड नहीं करते हैं और वो व्यूअरशिप भी मार्केट में कमांड नहीं करते हैं जो कि एंटरटेनमेंट चैनल्स करते हैं। मुझे ऐसा लगता है जहां अमेरिका जैसे जो मार्केट्स हैं ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, अगले 3 साल में या 5 साल में भारत का जो न्यूज़ का जो बाजार है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सपेंड होगा। और उसके लिए आपको जो रीजनल चैनल्स हैं या जो रीजनल मीडिया हाउसेज हैं उनमें बहुत ज़बरदस्त एक्सपेंशन होगा और न्यूज़ टीवी की बजाय ऐप में आ जाएगी। ये मुझे एक बहुत बड़ा अंतर लगता है। दूसरी बात मुझे ये लगती है कि जो न्यूज़ रूम का जो वर्क फ्लो है, जो आज भी हम न्यूज़ रूम्स में ट्रेडिशनल तरीके से न्यूज़ फ्लो चला रहे हैं, ये न्यूज़ फ्लो वही है जो 1990 में था, फिर 2000 में, 2010 में ज़्यादा न्यूज़ फ्लो में न्यूज़ फ्लो एंड वर्क फ्लो जो है न्यूज़ रूम का, उस वर्क फ्लो में बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं आया है। बट अब उस वर्क फ्लो में अंतर आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि अब आपने देखा होगा आपकी मैं आपको 2 एग्ज़ाम्पल से समझाना चाहता हूँ। अब सारी जो न्यूज़ होती हैं, वो सोशल मीडिया पर पहले ब्रेक होती हैं, स्मार्टफ़ोन पर पहले ब्रेक होती हैं और टीवी पर बाद में ब्रेक होती हैं और अखबार में अगले दिन आपको लेकिन अखबार भी अपने ऐप में तुरंत ब्रेक कर देता है। मेबी अखबार शायद किसी टीवी के ऐप से जल्दी ब्रेक करे। सो दैट्स व्हाई आई सेड इट्स ऑल अबाउट ऐप्स नाउ। पहली चीज़ तो मुझे लगती है वो ये। दूसरी बात ये है कि अब आपको मल्टीमीडिया एक जर्नलिस्ट को अपने आप को ज़्यादा स्किल्ड करना पड़ेगा और अपने आप को मल्टीमीडिया के लिए तैयार करना पड़ेगा। अब टीवी जर्नलिस्ट जो जो अभी तक टीवी के लिए रिपोर्ट करता था, शायद उसको सबसे पहले डिजिटल के लिए अपनी रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी। आपको न्यूज़ भी वहीं से ब्रेक करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने कहा कि आपका जो वर्क फ्लो है अब न्यूज़ रूम का, वो काफ़ी हद तक बदल जाएगा। फॉर्मेटिंग आपकी काफ़ी हद तक बदल जाएगी और कई बार मैं ये भी सोचता हूँ कि इस दौरान हम जो बेसिक्स थे जर्नलिज्म के, उनको शायद हम थोड़ा-सा हमने उसको पीछे छोड़ दिया था और हम न्याय नहीं कर पा रहे थे। एक ना एक दिन ये सब कुछ पूरी इंडस्ट्री विल गो बैक टू द बेसिक्स ऑफ जर्नलिज्म, जो थोड़े दिन में जैसे आजकल अगर आप देखते हैं कि जैसे फास्ट न्यूज़ है। फास्ट न्यूज़ में आज भी मानता हूँ कि फास्ट न्यूज़ कभी भी न्यूज़ के साथ न्याय नहीं कर पाती, क्योंकि वो इतना तेज़ी से जाते हैं आगे कि आपको कुछ डिटेल मिलती नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये मुझे लगता है कि ये जो रफ़ एजेस हैं अभी न्यूज़ की, ये अगले 2-3 साल में खत्म हो जाएगी। थैंक यू सुदीप। आपका शो डीएनए बहुत पॉपुलर है, उसकी रेटिंग्स भी आती है और उस पर रिस्पॉन्स भी आता है, प्रतिक्रिया भी आती है। तो मुझे बताइए आप अपने शो के लिए जो मुद्दा उस शाम का टॉपिक क्या हो आज, वो कैसे करते हैं? ऐसा कहा गया है कि संपादक चाहे टेलीविजन के हो चाहे अखबारों के, वो देखते हैं ट्विटर पे क्या ट्रेंड हो रहा है और उसको वो अब एक मुद्दा बनाते हैं। तो आप अपने शो के लिए कैसे तैयारी करते हैं डीएनए, और दूसरा उसमें मुद्दा जो होता है वो कैसे सिलेक्ट करते हैं? तो अनुराग, उसकी एक बड़ी चीज़ तो ये है कि आपने सही कहा कि बहुत सारे लोग तो यही देख लेते हैं कि आज ट्रेंड क्या कर रहा है और उसी को मुद्दा बना लेते हैं। लेकिन मेरा शो बाकी लोगों से अलग है। पहली बात तो ये है कि मेरे 1.5 घंटे के शो में कोई डिबेट नहीं है। मेरे 1.5 घंटे के शो में कोई इंटरव्यू भी नहीं है। सो इट इज़ लाइक अ मोनोलॉग। तो आपको 1.5 घंटे के लिए वाक़ई में एक ऑर्गेनिक कंटेंट तैयार करना है। वरना अगर आप डिबेट शो करते हैं तो डिबेट शो में अगर आपने 10 लोगों को बुला लिया तो शो हो ही जाता है अपने आप। आसानी हो जाती है। वो बट एक इसमें अदर फॉर्मूला है वो। वो दूसरा फ़ॉर्मूला है। इसमें आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा। तो कंटेंट बनाने के लिए द सब्जेक्ट मस्ट बी ऑर्गेनिक सब्जेक्ट। मतलब इट शुड टच मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन दिस कंट्री। सेकंड, जैसा मैंने आपको कहा, मैं जो माँ का जो फ़िल्टर है, वो मैं हमेशा जब न्यूज़ को देखता हूँ, तो उस फ़िल्टर के साथ देखता हूँ कि इसको मेरी मदर और मेरे फादर इस न्यूज़ को लेके कैसे रिएक्ट करेंगे। और मैं मेरे पेरेंट्स से मेरी रोज़ बात होती है। मैं बाकी के जो आम लोग हैं, सी आई कम फ्रॉम अ मिडल क्लास फैमिली। मेरे पेरेंट्स स्कूल टीचर्स थे दोनों। तो मिडल क्लास की जो सोच है भारत में, उसके संघर्ष क्या हैं, उसके चुनौतियाँ क्या हैं, उसकी परेशानियाँ क्या हैं, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी तरीके से।
तो उन सारे लेंसेज का इस्तेमाल करके मैं ऐसी चीज को लेके आता हूँ जो सिर्फ ट्विटर पर ना चल रही हो, सिर्फ एजेंडा ड्रिवन ना हो, बल्कि वो ऑर्गेनिक सब्जेक्ट हो। दूसरी बात यह है कि हमारी जो पूरी इट्स अ टीम वर्क, ये मेरा अकेले का काम मैं कर भी नहीं सकता। हम 7 दिन काम करते हैं, 24 घंटे हमारा काम चालू रहता है, और एक जो डीएनए में काम करने वाला जो आदमी है, वो 24 घंटे वो सोचता रहता है डीएनए के बारे में। मतलब इस समय अगर सैटरडे को हम बात कर रहे हैं, तो इस समय भी वो मंडे के बारे में सोच रहा होगा कि मुझे मंडे को क्या करना है। और रिसर्च के ऊपर बहुत जोर रहता है हमारा। हम लोग कोई भी स्टोरी अगर हमने उसको चुनी, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें विश्लेषण करने की मेरिट है या नहीं है। क्या आप इसका अगर उसमें विश्लेषण करने की मेरिट नहीं है, देन इट्स अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर हम उसको सिर्फ आपको इन्फॉर्म करके छोड़ देते हैं। बट इफ इट हैज अ मेरिट, एंड इफ इट कैन चेंज योर लाइफ, it can, if it impacts your life, and that also a positive change in your life. And lastly, I try to give a solution also, not just point out the problem. solution भी बताने की कोशिश करते हैं कि आप ये आप कर सकते हैं। कोविड-19 से लोग इतने मर गए, इतना प्रॉब्लम हो गई, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है, तो ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको हो जाए तो आपको क्या करना है। थैंक यू सुधीर। मैं आपका शो देखता हूँ कई बार, तो मुझे मालूम है, और आजकल मेरे माँ बाप मेरे साथ रहते हैं, तो मेरी मदर बहुत देखती हैं, तो मैं और भी ज़्यादा देख पाता हूँ। आपसे मैं 2 आखिरी प्रश्न पूछना चाहता हूँ, फिर मेरे कुछ दर्शक प्रश्न पूछना चाहते हैं। जी, जी, ज़रूर। मेरे 2-3 एडिटोरियल कलीग्स हैं, एक्सचेंज फॉर मीडिया से रोहेल अमीन और पंकज शर्मा, और विकास सक्सेना समाचार फॉर मीडिया से। ये भी आपसे एक प्रश्न। मेरा सेकंड लास्ट प्रश्न ये हुआ कि आपने दिग्गजों के साथ काम किया अपनी इस एक जर्नी में। मुझे आपने अभी पिछले 8 साल से डॉक्टर सुभाष चंद्रा के साथ, श्री जवाहर गोयल जी के साथ काम कर रहे हैं। उससे पहले आपने रजत शर्मा जी के साथ काम किया है। बीच में मिस्टर मार्कंड अधिकारी के साथ काम किया है, लाइव इंडिया, जनमत, और भी बहुत लोगों के साथ काम किया है। मुझे बताइए, हु आर द पीपल इन न्यूज यू लुक अप टू, और इन मीडिया दैट यू लुक अप टू, एंड व्हाई, जिनका आप में कुछ प्रभाव हो, जिनसे आपने कुछ सीखा? देखिए, मैंने आपने जितने नाम लिए सबके साथ काम किया, और सबके साथ मैंने काम करने के बाद मैं वहां से कुछ ना कुछ नई स्किल्स अपने अंदर डेवलप करके लेकर गया हूँ। मैंने रजत जी के साथ, जब जो मेरे इनिशियल ईयर्स थे, वो मैंने रजत जी के साथ काम किया। और आप जानते हैं कि जब आप बहुत इनिशियल ईयर्स में होते हो, तब आप एक छात्र की तरह देखते हो, और आप देखते हो कि जो मेरे सीनियर्स हैं, तो रजत जी तो मेरे सीनियर थे, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा उस समय। और उनका जो एक स्टाइल था काम करने का, एक तो वो बहुत डिसिप्लिन्ड है, अनुशासन उनका बहुत जबरदस्त है, आप उनके अनुशासन को तोड़ नहीं सकते। आज भी जब वो आपकी अदालत में के लिए तैयारी करते हैं, तो 2 दिन के लिए पूरी दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं, और वो किसी का फोन नहीं लेते, किसी से बात नहीं करते। उस जमाने में जब मैं 95, 94 और 95 में उनके साथ काम करता था, तो वो अखबार दफ्तर जब आते थे तो 20 अखबार पढ़ के आते थे। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू, वेरी डिसिप्लिन्ड एंड वेरी हार्ड वर्किंग। वेरी हार्ड वर्किंग, ये उनसे मैंने सीखा। उसके बाद जब मैं मार्कंड अधिकारी ब्रदर्स के साथ मैं जब आया, और मार्कंड अधिकारी जी के साथ जब मैंने काम करना शुरू किया, उन्होंने एक्चुअली सबसे पहली बार मुझे सीईओ बनाया था। उससे पहले मैं एडिटर था। तो मुझे कंटेंट तो आता था, लेकिन मुझे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आता था, मुझे सेल्स नहीं आता था, मुझे मार्केटिंग नहीं आता था। और उन्होंने मुझे 6 महीना एडिटर इन चीफ बना के रखा, और फिर एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि आई एम एलिवेटिंग यू एज द सीईओ, एंड आई विल हैंड होल्ड, एंड आई विल टीच यू हाउ टू डू ऑल दीज थिंग्स। तो मेरा जो आज जो मैं सीईओ हूँ, जो फाउंडेशन मेरा जो बना, वो मेरा मार्कंड अधिकारी के साथ बना। और मार्केट को लेके जो उनकी जो पकड़ थी, जो समझ थी, और एक नए प्रोडक्ट को 0 से 100 पर कैसे लेके जाना है, उसका रोड मैप क्या होना चाहिए, उसका वैल्यूएशन कैसे आप, हाउ विल यू मेक इट अ वैल्यूड कंपनी, ये मैंने उनसे सीखा। और फिर मैं आया जी में, वेयर आई हैड टू रिपोर्ट टू डॉक्टर सुभाष चंद्रा, एंड एज यू नो इन द इंडस्ट्री एवरीबडी सेज दैट ही इज अ वेरी टफ टास्क मास्टर। सो one, he is a hands on person. Second, editorially he is very strong. Third, he has a tremendous business sense and he is a visionary. So 2012 में जब मैं उनसे मिला था, तो वो 2020 के बारे में सोचते थे।
तो मैं, मेरे जैसा जो आदमी है, मैं 2012 में शायद 2013 के बारे में सोच लूंगा, 14 के बारे में सोच लूंगा, लेकिन वो 20 के बारे में सोच रहे हैं। तो इनिशियली मुझे उनके जो काम करने का जो स्टैंडर्ड है, दैट इज वेरी हाई। एंड एज आई सेड, एडिटोरियली ऑल्सो एंड बिजनेस वाइज ऑल्सो, एंड इन टर्म्स ऑफ बेसिक हाइजीन ऑफ द एंटायर वर्क एनवायरनमेंट, वो मैंने उनसे सीखा। और विचारधारा को चैनल में कैसे लाना है और कन्विक्शन के साथ इस विचारधारा के साथ आपको चलना है, यानी नेशन फर्स्ट जैसी जो चीजें हैं कि हमें, तो मुझसे अक्सर जब डिस्कशन होता था तो कहते थे कि अगर तुम ये खबर करोगे, इसका देश पर क्या असर पड़ेगा, सोसाइटी पर इसका क्या असर पड़ेगा। या कई बार ऐसे कहते थे कि अगर तुम ये खबर कर रहे हो, इसमें हम क्या व्यू ले रहे हैं, आर वी गोइंग टू स्टे न्यूट्रल एंड नॉट टेल व्यूअर्स एनीथिंग, और वी आर गोइंग टू टेल व्यूअर्स दैट दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, तुम किस तरफ खड़े हो। तो ये जो मैंने सीखा कि एक जर्नलिस्ट को ये एक नई परंपरा है, मैं अपने व्यूअर्स को साफ बताता हूं कि मैं किस तरफ खड़ा हूं और क्यों खड़ा हूं। ये मुझे डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने सिखाया। इसलिए इसमें मैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कुछ लोग जिनके साथ आपने काम नहीं किया है, ऐसे कौन से लोग हैं न्यूज में जिनके साथ आप काम करना चाहेंगे, चाहे आप उनकी विचारधारा से एग्री करते नहीं करते, करते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं करते तो उनमें कुछ एडमायर करते हैं, ऐसे कुछ प्रोफेशनल कलीग्स, चाहे एडिटर्स, चाहे ओनर्स, चाहे संपादक, ऐसे कुछ हो जिनके साथ आपने काम नहीं किया? देखिए, क्योंकि मैंने उन लोगों के साथ कभी काम नहीं किया है और बहुत ज्यादा करीब से उन लोगों को मैंने देखा भी नहीं है, तो मैं बाकी के जितने सारे लोग हैं, मैं उनको एक कॉम्पिटिटर की तरह देखता हूँ। समटाइम्स दे डू वेल, जब वो मुझसे आगे निकल जाते हैं तो मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्या किया जो मैं नहीं कर पाया, तो मैं उनके बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करता हूँ। बट ऐसा ख्याल मेरे दिमाग में कभी आया नहीं कि मैं इसके साथ काम करूं और इस चैनल में जाके काम करूं। अब मैं, अनुराग, इस समय एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ नाउ, अभी मैं मेरे दिमाग में ये बात नहीं आती कि अब मुझे इस चैनल में काम करना है ऑफ कोर्स, अभी, आई अंडरस्टैंड, या इसके बाद, या मुझे इस व्यक्ति आई के साथ काम अंडरस्टैंड। करना है, या, लेकिन मैं ये जरूर सोचता हूँ कि डिफरेंट मॉडल्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म वो क्या क्या है, क्या क्या मैं बाकी लोगों से सीख सकता हूँ, जैसे थोड़ा कहीं इससे सीखा, थोड़ा उससे सीखा, और फिर कैसे आई कैन मेक यूज ऑफ द एंटायर इकोसिस्टम। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा ये बताना कि मैं अभी किसके साथ काम करना चाहता हूँ। तो या, मेरे लिए लेकिन काम आज करना इन द सेंस ऑफ एडमायरिंग एंड हैविंग रिस्पेक्ट। या मैं किससे मोटिवेट होता हूँ, तो आई थिंक मोटिवेट जैसा कुछ नहीं है, लेकिन या आई डू लर्न यू नो स्किल्स एंड टिप्स ऑफ द ट्रेड, जिसको आप कह सकते हैं, इधर उधर से जो जो भी मुझे अच्छा मिलता है। सुधीर भाई, आपने सब कुछ अचीव कर लिया है, प्रोफेशनली यू आर एट द पीक ऑफ योर करियर, यू आर अ रिस्पेक्टेड नेम, you got name, fame, professional satisfaction, you're among the highest paid editors, CEOs in the Indian news. अब क्या बचा है सुधीर चौधरी के लिए? Is there a bucket list that Sudhir Chaudhary has? कुछ बचा है? अनुराग, बस ये बचा है कि इस देश में, क्योंकि ये तो देश बहुत बड़ा है, 135 करोड़ लोग इस देश के अंदर रहते हैं, उसमें से भी अभी पता नहीं कितने करोड़ लोग अभी जी को देखते होंगे। बस अब मैं ये चाहता हूँ कि इसके बाद आप अपनी जर्नलिज्म के जरिए अपने देश के अंदर और कितना बदलाव ला सकते हैं। जो बहुत सारी चीजें हैं, उदाहरण के तौर पर आपको 70 साल से गलत इतिहास पढ़ाया गया है, 70 साल से आपको बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में हैं, वो बंद पड़े हुए हैं। जो एक मानसिक गुलामी है हमारे देश में आज भी, मैं उस मानसिक गुलामी से लड़ना चाहता हूँ। आई मीन, आई वॉन्ट टू चेंज द वे पीपल स्टिल थिंक ऑन सर्टन इश्यूज। उसमें मैं क्या भूमिका प्ले कर सकता हूँ, एक तो ये, और दूसरा ये है कि इस देश के यंगस्टर्स को मैं मदद कैसे कर सकता हूँ, क्या कैन आई बी ऑफ एनी हेल्प, जिससे कि लोगों को मान लीजिए पढ़ाई में मदद मिल जाए, रोजगार में मदद मिल जाए, यू कैन शेप अप न्यू टैलेंट इन दिस कंट्री। क्या आप उनके एक बिजनेस मॉडल को किसी तरीके से अपने जर्नलिज्म से, अपने काम से,
आप उनको बता सकते हैं। और बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो मेरे दिमाग में भी हैं, आपके दिमाग में भी होंगे, जिनके बारे में हम आज भी नहीं जानते। उदाहरण के लिए आज आप डॉक्टर अंबेडकर का नाम देखिए, सब पॉलिटिकल पार्टीज उनका नाम इस्तेमाल करती हैं वोट पाने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर का पोस्टर लगा के पिछड़े वर्ग का वोट उनको मिल जाएगा। तो यहाँ वो इस्तेमाल, बट डॉक्टर अंबेडकर पाकिस्तान के बारे में क्या कहते थे, डॉक्टर अंबेडकर चीन के बारे में क्या कहते थे, डॉक्टर अंबेडकर के आरक्षण के बारे में और क्या विचार थे, उसको हम बहुत कन्वीनियंटली भूल जाते हैं। परिवारवाद हमारे देश में इतनी इतनी बड़ी समस्या है। आज आप सोचिए, हमारे देश में तो बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया था, तो आज नेताजी सुभाष चंद्र का परिवार कहाँ है, आज भगत सिंह का परिवार कहाँ है, आज सरदार पटेल का परिवार कहाँ है, आज डॉक्टर अंबेडकर का परिवार कहाँ है, आप सब चीजें छोड़ दीजिए, महात्मा गांधी का परिवार कहाँ है आज, तो ये लाल बहादुर शास्त्री का परिवार अभी कहाँ है और क्या कर रहा है। तो इन इन लोगों के परिवार में कभी कोई टैलेंटेड लोग पैदा नहीं हुए जो कि आगे देश में कोई अच्छा रोल प्ले कर सकें? किसी के परिवार में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ। तो हमने देखा कि हम सिर्फ एक परिवार को या एक विचारधारा को, एक पार्टी को हमने इतने साल तक बिना सोचे समझे हम आगे बढ़ाते चले गए, और आज भी उसको लेके आप देखिए कि आज भी उसको लेके इतना बड़ा एक नैरेटिव है। सो आई वांट टू चेंज दैट नैरेटिव। आई वांट इंडिया टू थिंक इंडिपेंडेंटली, लाइक एन इंडिपेंडेंट कंट्री। अगर आप मुझसे एग्जाम्पल पूछें, जिस तरीके से इजराइल ने अपने आप को विकसित किया है, इजराइल की और भारत की उम्र लगभग लगभग एक जैसी होगी, लेकिन वो कहाँ निकल गए, हम कहाँ निकल गए, क्योंकि हमारा बैगेज बहुत ज्यादा है। आई वॉन्ट टू लाइटन दैट बैगेज। सुधीर, WION एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है, इट हैज बिकम इंडियाज वॉइस फॉर द वर्ल्ड, इट हैज बिकम द वर्ल्ड्स विंडो टू इंडिया। आप WION में वो अपना जो नेशनलिज्म का एजेंडा है, जो इंडिया का व्यू पॉइंट है, वो दिखा रहे हैं। थोड़ा सा मुझे WION के बारे में बताइए। अनुराग, WION जो है वो डॉक्टर सुभाष चंद्र का ड्रीम प्रोजेक्ट था, और जब मैं उनके साथ जुड़ा था वो उस जमाने से ये कहते थे कि मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि भारत इतना बड़ा देश है, लेकिन आज भी हम कोई भी वर्ल्ड क्लास ग्लोबल चैनल हम नहीं लॉन्च कर पाए। हमारे देश में तो सैकड़ों चैनल्स हैं, लेकिन हम ग्लोबल चैनल लॉन्च नहीं कर पाए। और जो ग्लोबल चैनल्स आज हैं उनमें भारत के लिए और भारत के नैरेटिव के लिए कोई जगह नहीं है। दे आर ऑल एजेंडा ड्रिवन। सो ही वांटेड टू लॉन्च अ चैनल जहां भारत अपना नैरेटिव रख सके, और ये WION के जरिए हमने लॉन्च किया। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि 2-3 साल के अंदर WION ने अब अपनी एक जगह बना ली है, और WION अब लगभग इस समय 80 देशों में देखा जाता है। तो जैसे हमारे देश में हो रहा है अभी कि एक पैरेलल नैरेटिव के लिए जगह नहीं थी पहले, इसी तरह दुनिया में भी भारत के नैरेटिव के लिए, भारत की स्टोरी के लिए, हमारी सक्सेस स्टोरी के लिए कोई जगह नहीं थी। जब हमारा प्राइम मिनिस्टर कहीं अमेरिका में या यूके में या यूरोप में कहीं जाता था, तो वहां के मीडिया में हमें कोई स्थान नहीं मिलता था। उसको हम कैसे चेंज करें, हम कैसे बताएं दुनिया के लोगों को कि इंडिया ऑलरेडी कितना काम कर चुका है। जैसे मान लीजिए, टेररिज्म एक बड़ा विषय है। टेररिज्म पे लोगों ने, अमेरिका जैसे लोगों ने कहा कि हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो टेररिज्म का नाम लेके हर जगह घुस जाते थे। बट लोग ये भूल जाते थे कि टेररिज्म से सबसे बड़ी लड़ाई भारत ने लड़ी है इतने वर्षों से, और टेररिज्म पे लड़ने के लिए भारत के पास एक एक्सपर्टीज भी है और एक रीजन भी है बहुत बड़ा। तो ये सब जो चीजें हैं, और एक मॉरल कंपास भी है, because we are a peace loving nation, we've never done aggression first on a nation. एब्सोल्युटली। सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन भारत में है, थोड़े दिन के बाद लार्जेस्ट भी हो जाएगी। लेकिन क्या भारत अपने आप को इस तरीके से प्रोजेक्ट करता है दुनिया में? शायद नहीं कर पाता। और एक अभी भी मैं कहूंगा सुधीर, even on economic and business issues, while people are talking of anti-China, they're not talking pro-India. India is not in the narrative of business press across the world. So आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये नैरेटिव को कोर्स करेक्शन कौन करेगा, इसके लिए एक चैनल हमें चाहिए था। एंड अनुराग, उसमें एक अलग तरीके का सेटिस्फेक्शन मिलता है उस चैनल में काम करने के बाद, क्योंकि उसमें वाकई आप लगता है आपको कि यू आर प्लेइंग अ रोल। देखिए, जो जी न्यूज है वो एक अलग तरह का प्रोडक्ट है, उसके दर्शक अलग है, लेकिन WION जो है उसकी उसकी जो अम्ब्रेला है वो बहुत बड़ी है, उसका जो क्षेत्र है जिसको वो कवर करता है वो बहुत बड़ा है। सो इट इज अ मैटर ऑफ एक्सट्रीम सेटिस्फेक्शन एज ए बिजनेस मॉडल। अभी उसमें बहुत ज्यादा काम करना जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं भारत की जो बाजार है
और इंडिया का जो एडवर्टाइजर है वो अभी बार्क रेटिंग से ही ऑब्सेस्ड है। मैं यहाँ पर रेटिंग पे पूछना नहीं चाहता था, बट आप ले आए बार्क रेटिंग्स को, और मैं 20 साल से देख रहा हूँ कि जिसकी रेटिंग ऊपर जाती है वो तो कहता है ठीक है, जिसकी नीचे जाती है वो कहता है खराब है। तो आप जी न्यूज तो बहुत अच्छा करा है पिछले कुछ साल, आपका शो बहुत अच्छा किया है, जी न्यूज ने अच्छा किया है, और पिछले कुछ हफ्तों से फिर उस पर चर्चा हो गई है। तो मुझे थोड़ा ये रेटिंग्स के बारे में आपका क्या व्यू है वो बताइए मुझे। देखिए, मेरा अनुराग व्यू ये है जो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता। मेरा व्यू ये है कि आप अपना कंटेंट बार्क रेटिंग के लिए बनाते हैं या लोगों के लिए बनाते हैं। अगर कोई चैनल ये डिसाइड कर ले कि मैं सिर्फ बार्क रेटिंग को क्रैक करने के लिए अपनी रेटिंग्स लाऊंगा, तो आप ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। यू मस्ट हैव डीप पॉकेट्स, यू शुड हैव दिस डिसीजन मेकिंग पावर टू थ्रो मनी लाइक एनीथिंग। आपके पास फालतू पैसा होना चाहिए। तो आज आप बार्क रेटिंग के हिसाब से अपना कंटेंट बनाइए, जो आपको ये कहता है कि अगर चाइना की खबर चल रही है तो चाइना मत दिखाइए, आप कोई कुत्ते बिल्ली की खबर दिखाते रहिए, उसमें आपको रेटिंग मिल भी जाएगी। सेकंड, आप लैंडिंग पेजेस खरीदिए। थर्ड, आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन केबल ऑपरेटर्स के जरिए, एमएसओस के जरिए इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि दर्शकों के ऊपर थोप दीजिए अपना चैनल, कि जैसे ही दर्शक टीवी खोले सीधा आपका चैनल उसके ऊपर आके पड़े, तो वो मजबूरी में आपको 1 या 2 मिनट 4 मिनट देख लेगा और आपकी रेटिंग आ भी जाएगी। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि जितने चैनल्स आप देखते हैं जो बार्क रेटिंग में ऊपर है, जब आप सड़क पे जाते हैं, बाहर जाते हैं, उनमें से कितने लोग आपको बाहर मिलते हैं जो कहते हैं कि मैंने ये खबर इस चैनल पे देखी और मुझे बड़ी खुशी है कि ये चैनल बहुत अच्छा है। तो आपको एक डिस्कनेक्ट मिलेगा। अभी आप देखिए, बॉयकॉट चाइना के विषय पे हमने एक मेड इन इंडिया कैंपेन शुरू किया था। अब जी न्यूज पर 1 करोड़ फोन कॉल्स आ चुके हैं। हमने वो मिस्ड कॉल लोगों को देने के लिए कहा था। सो टुडे 1 करोड़ लोग अगर जी न्यूज पे मिस्ड कॉल कर रहे हैं तो आप उसकी व्यूअरशिप का अंदाजा लगा सकते हैं। बट बार्क उसको कैप्चर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, मैंने क्योंकि मैं लैंडिंग पेजेस में विश्वास नहीं करता, मैं दर्शकों के ऊपर अपना कंटेंट थोपने पे विश्वास नहीं करता। मैं विश्वास ये करता हूं अनुराग कि मैं और आप अगर आज बात करें तो दर्शक हमें ढूंढता हुआ यहां तक आ जाए। और जी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको दर्शक ढूंढते हुए कहीं से भी आ जाते हैं। वी हैव अ कल्ट व्यूअरशिप और हमारी बहुत लॉयल व्यूअरशिप है, और जितनी भी है हम उससे बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि वो फोर्स व्यूइंग नहीं है। दिस व्हाट आई वांट टू से। आई हैव एंजॉयड। मैं आपसे 1-2 घंटा और बात कर सकता हूँ, लेकिन एट दिस पॉइंट आई लाइक टू गेट सम ऑडियंस क्वेश्चंस, some श्योर। comment, and a couple of my senior editorial colleagues from both Exchange for Media and Samachar for Media want to ask questions. First, Ruhail Amin, he's a senior editor at Exchange for Media. Ruhail, Thank you. be on camera and go ahead and ask. Sorry, there's some issue with the camera, but I'll ask the question. Sudhir ji, thank you so much. Lovely discussion. Just a quick question that with great journalism, nishpakshata, you said, criticism bhi aata hai. And we see a lot of, top journalists being trolled and everything else. How do you handle it? That's my quick question. Okay. Initially, it really used to bother me. जब मैं सोशल मीडिया पे अपने बारे में इस तरह के कमेंट्स देखता था, मेरी ट्रोलिंग में देखता था, और कुछ दिन इसने मुझे आहत किया। उसके बाद धीरे धीरे मैंने ये देखा कि जितना मैं इसके बारे में ज्यादा सोचता हूँ, इट इज अफेक्टिंग माई कॉन्टेंट, इट इज अफेक्टिंग माई थॉट प्रोसेस। और मैं ये सोचने लगता हूँ कि अगर मैंने ऐसा किया तो क्या मेरी ट्रोलिंग होगी, विच वॉज वेरी रॉन्ग, बिकॉज आई डेंट वॉन्ट टू चेंज फॉर दीज ट्रोलर्स। उसके बाद से मैंने, आप ये समझ लीजिए कि एक शील्ड अपने आसपास मैंने एक तैयार कर ली, टेफ्लॉन कोटिंग जिसे आप कहते हैं। अब मेरे आसपास एक ऐसी टेफ्लॉन कोटिंग है कि लोग सोशल मीडिया पे क्या कहते हैं मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट इवन केयर। अब मैंने नया तरीका ये अपनाया है कि मुझे सोशल मीडिया पर जो कहना होता है, जो लिखना होता है, मैं लिखता हूँ और उसके बाद आगे बढ़ जाता हूँ। मैं वापस मुड़ के नहीं देखता कि मुझे कौन ट्रोल कर रहा है। हाँ, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, जो लोग एक मीनिंगफुल डायलॉग मेरे साथ करना चाहते हैं, एक ट्रू ऑनेस्ट फीडबैक देना चाहते हैं, सोशल मीडिया उसके लिए मैं जरूर इस्तेमाल करता हूं। मैं देखता हूं कि लोग ऑनेस्ट फीडबैक क्या दे रहे हैं। बट ट्रोलिंग हैज बिकम कमर्शियलाइज्ड नाउ। तो आज आप पैसा देके किसी की भी ट्रोलिंग करा सकते हैं। ट्रोलिंग इज एन इंडस्ट्री नाउ। और ये जो इनटॉलरेंस के बारे में जो बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात रोहिल ये है कि जो लोग कहते हैं कि इंडिया में लोग इंटॉलरेंट हो गए, सबसे ज्यादा इंटॉलरेंट वही हैं, और वही लोग वापस आपको सोशल मीडिया पर आकर आपको ट्रोल करते हैं।
एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ये ट्रोलिंग आपको इतना जबरदस्त तरीके से अफेक्ट करती है दैट टुडे, और ट्रोलिंग नहीं, मैं आपको इसमें मैं थ्रेट्स को भी जोड़ना चाहता हूँ कि आपको फिजिकल थ्रेट्स जो मिलते हैं, जान से मार देने के जो थ्रेट्स मिलते हैं, जो आपको लोग फोन करते हैं कि मुझे तुम्हारा घर का एड्रेस पता है, मुझे तुम्हारा ऑफिस का एड्रेस पता है, तुमको हम उठा लेंगे, ये करेंगे, उस तरह के जो मैसेजेस आते हैं, आप सोचिए मैं आज तक कभी मेरे परिवार के बारे में खुलकर कभी बात नहीं कर पाता। आई एम वरिड अबाउट माई फैमिली, मैं उनके साथ रह नहीं पाता, मैं उनके साथ कहीं जा नहीं पाता, मैं कभी सोशल मीडिया पर उनके बारे में, मैं कभी उनकी एक तस्वीर नहीं डाल पाता, सिर्फ इसलिए बिकॉज दे विल बी ट्रोल्ड अननेसेसरीली। तो आप ये समझ लीजिए कि एज ए प्रोफेशनल इट, तो मैं जैसे उसको डील करता हूँ, बट ऑन योर पर्सनल लाइफ इट टेक्स अ ग्रेट टोल, बिकॉज अगर मेरे घर में कोई खुशी का दिन है एंड आई एम विद माई फैमिली एंड आई वॉन्ट टू शेयर अ पिक्चर with my followers and with other people, today I cannot, like any other common people. So you will not find any family pictures of mine on Facebook, on Twitter, or on any social media, and that's not out of because of choice, it's out of compulsion, because of their well-being. Thanks. पंकज हमारे और विकास समाचार फॉर मीडिया के साथ संलग्न है। पंकज, आप अपना प्रश्न पूछिए। जी सर, नमस्कार सर। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, 2 क्वेश्चन एक्चुअली मेरे छोटे छोटे। एक तो कहा जाता है कि कंटेंट इज द किंग, आपकी नज़र में क्या इसका कोई खास फॉर्मूला है कंटेंट बेहतर बनाने का, और आप यानी जी न्यूज़ किस तरह से पाठकों की नब्ज को पहचानते हैं और उस पर काम करते हैं? और एक दूसरा सर मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जैसे आपको तमाम धमकियां मिलती हैं, FIR भी दर्ज होती हैं, आलोचना भी होती हैं, ऐसे में बिना डरे बिना रुके लगातार किस तरह से सर अपने काम को अच्छे से अंजाम दे पाते हैं? जी, तो कंटेंट इज द किंग पे मेरा कहना पंकज ये है कि कंटेंट वाज ऑलवेज द किंग एंड कंटेंट विल ऑलवेज रिमेन द किंग। कंटेंट में अगर टेक्नोलॉजी का भी एक मिश्रण हो जाए और अगर आप टेक्नोलॉजी की वजह से अपने कंटेंट को और अच्छा बना सकते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। थोड़े दिन के लिए एक थ्योरी चली थी दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज द किंग। अनुराग, आई थिंक यू कैन करेक्ट मी, इफ कंटेंट इज द किंग तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या कहते थे कुछ? डिस्ट्रीब्यूशन इज गॉड, कंटेंट इज किंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज गॉड। और वो इसलिए होता था क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूशन आपने कर लिया तो यू विल गेट टैम रेटिंग और बार्क रेटिंग, और आपका जो पूरा चक्र है वो तभी शुरू होता है। बट जी में मैं 2-3 चीजें करता हूँ। मैं कभी अपनी टीम को ये नहीं कहता कि जो थर्सडे को जो रेटिंग्स आ रही है, अगर आपकी अच्छी आई है तो आप तालियां बजाइए, और अगर आपकी खराब आई है तो आप डिप्रेशन में चले जाइए। हमारे लिए हम नंबर, इस दौरान ऐसा बहुत बार हुआ ये पीछे 8 साल में, जब जी न्यूज कई महीनों तक नंबर 1 रहा है, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। डीएनए तो हमेशा ही नंबर 1 रहता है, लेकिन हम कभी उस पर कोई तालियां नहीं बजाते, और हम उसको बस देख लेते हैं और अपना काम ठीक से करते रहते हैं और ऑर्गेनिक काम करते हैं हम। इसलिए मेरी टीम के ऊपर कभी रेटिंग्स का कोई दबाव नहीं है, सिर्फ कंटेंट का दबाव है कि कंटेंट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। पहला तो ये। दूसरा सवाल, आपने कहा कि जो धमकियां मिलती हैं, ये आपने पूछा कि मैं उससे कैसे डील करता हूँ। उसका आधा जवाब तो मैं आपको दे ही चुका हूँ कि बीच में आपको याद होगा, मैं तो 2012 से मैं FIRs फेस कर रहा हूँ। 2012 से मैं फॉल्स केसेस अपने खिलाफ फेस कर रहा हूँ। ये FIRs के बारे में शोर अब पीछे 6 महीने से मचना शुरू हुआ है, जब पत्रकारों के खिलाफ FIR हुई और इतना ज्यादा शोर मचा। लेकिन मेरे जैसा जो पत्रकार है, आई हैव बीन विक्टिमाइज्ड फॉर सो लॉन्ग नाउ। अब तो मुझे 10 साल से मैं इन चीजों का विक्टिम हूँ। कभी किसी बात पे FIR, कभी किसी बात पे FIR। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि निर्भया केस में जो निर्भया का दोस्त था, उसका इंटरव्यू करने पर भी मेरे ऊपर FIR हो गई थी। सो आई हैव डेल्ट विद सो मेनी लीगल केसेस। ये जो FIR होती हैं और जो ये कोर्ट केसेस होते हैं, ये आपका समय बहुत बर्बाद करते हैं। दे डाइवर्ट योर अटेंशन, और कई बार आपको ये लगने लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ whether it's worth it or not, क्योंकि कई बार परेशानी बहुत ज्यादा हो जाती है। और ऐसा भी होता है कि ऑल दीज पॉलिटिशियंस जब भी इन्हें मौका मिलेगा तो ये आपको अपना विक्टिम बना लेंगे। आज मेरे वेस्ट बंगाल में मेरे अगेंस्ट FIR है, हैदराबाद में मेरे खिलाफ FIR है, केरल में मेरे खिलाफ FIR है, दिल्ली में मेरे खिलाफ FIR है, पंजाब में मेरे खिलाफ FIR है, अलग अलग चीजों को लेके। सो कई बार मैं सोचता हूँ कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो ये सारे FIRs, ये सारे कोर्ट केसेस, ये मैं कैसे इनका सामना कर पाऊंगा और मैं क्या करूंगा? क्या मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मैं इतने सारे 50 केसेस जो मेरे अगेंस्ट हैं, ये मैं मेरी रिटायरमेंट के बाद में इन्हें कॉन्टेस्ट कर सकूं, मैं लड़ सकूं? मेरा लीगल एक्सपेंस कहाँ से आएगा?
Who will pay for my legal expenses? और ये मैं देश से भी पूछना चाहता हूँ, और ये हम सब क्यों कर रहे हैं? मैं बहुत आराम से उन स्टोरीज को ना भी करता तो चलता। कठुआ में जो हुआ, जम्मू में जो हुआ, पश्चिम बंगाल में जो दंगे हुए, मेरे पास ऑप्शन था कि मैं उनके बारे में रिपोर्ट ना करूं और बहुत आराम से शाम को किसी क्लब में जाऊं एंड आई कैन हैव अ गुड टाइम। लेकिन हमने दूसरा रास्ता चुना, विच इज अ डिफिकल्ट पाथ, और अभी चल रहा है, बट मुझे खुशी है, फक्र है। जहां तक जान से मार देने की धमकियां हैं तो मैं हमेशा पुलिस को इन्फॉर्म करता हूं जैसे ही कुछ आता है। आई डोंट टेक चांसेस। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं इनको बहुत कैजुअली लेता हूं, मैं बहुत सीरियसली लेता हूं। हर बार मैं जो अथॉरिटीज हैं मैं उनको इन्फॉर्म करता हूं, बट दुख की बात यह है कि ये आपका जो प्राइवेट स्पेस है वो इसकी वजह से खत्म हो जाता है। और आज आप खुल के अपने दोस्तों से नहीं मिल सकते। आज आप खुल के अपने, जैसे मैंने कहा कि आपकी अगर प्राइवेट लाइफ है वो एकदम खत्म हो जाती है। और अगर आपको सुरक्षा लेनी पड़ती है, आप सोचिए इस देश में आप कैसा जमाना आ गया जब पत्रकारों को सुरक्षा लेनी पड़ रही है, और अगर आपने सुरक्षा ले ली तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आपका पूरा जो पब्लिक एक्सपोजर है वो बहुत कम हो जाता है, आप जगह जा नहीं सकते हैं। यू आर लाइक मतलब आप एक तरीके से एक पिंजरे में होके रह जाते हैं जहाँ आपको 50 बार सोचना होता है कि आपको कहीं जाना है या आपको नहीं जाना है। So this is all part of the game and this is the price which we pay, जो हमारे दर्शकों को कभी पता नहीं चलता कि जब स्क्रीन पे हम आते हैं, हम मुस्कुराते हैं और अच्छे से बिल्कुल शांति से खबरें पढ़ते हैं, लेकिन पीछे क्या चल रहा होता है वो किसी को पता नहीं होता। थैंक यू पंकज। विकास, आपका प्रश्न। जी सर। सर मेरा छोटा सा क्वेश्चन था। राष्ट्रीय स्तर पर आपके चैनल के कंटेंट को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन क्या वैश्विक स्तर पर ऐसा है? क्योंकि कई बार जब चैनल को बैन करने या थ्रेट की बात होती है तो आपके चैनल ही सबसे पहले सफर करता है, ऐसा क्यों? विकास, आपकी आवाज थोड़ी मुझे ठीक नहीं आई, मुझे फिर से सवाल पूछ सकते हैं आप? जी सर। सर राष्ट्रीय स्तर पर आपके चैनल के कंटेंट को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन क्या वैश्विक स्तर पर ऐसा है? क्योंकि कई बार जब चैनल को बैन करने या थ्रेट की बात होती है तो आपके चैनल को ही सबसे पहले सफर करता है, ऐसा क्यों? ये आप रीजनल चैनल के बारे में पूछ रहे हैं? नहीं सर, जैसे लाइक अभी रिसेंटली वियॉन, नेपाल में वियॉन बैन हुआ, पाकिस्तान में जी न्यूज बैन होता है, तो वो ऐसा क्यों होता है सर? देखिए, जो चैनल जितना ज्यादा देखा जाता है उस चैनल का इम्पैक्ट उतना ही ज्यादा होता है। तो जब चाइना ने वियॉन को बैन किया और ब्लॉक किया तो वी टुक इट एज अ बैज ऑफ ऑनर। अगर आप आज वियॉन के ट्विटर हैंडल पे जाओगे तो उस ट्विटर हैंडल पे ही हमने लिखा हुआ है कि वी आर प्राउड टू बी बैंड इन चाइना। और उन्होंने सिर्फ वियॉन के बारे में क्यों सोचा? इसका मतलब कि वियॉन उन्हें परेशान कर रहा है, वियॉन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं है। इसी तरीके से जी न्यूज, हम लोग विकास, हमारी जो पत्रकारिता है जी की, वो क्लियर है, उसमें आपको एम्बिग्विटी और कंफ्यूजन नहीं दिखेगा कि आज यहाँ, आपने बाकी चैनल्स में देखा होगा आज यहाँ है कल वहां है, आज ये कहते हैं कल वो कहते हैं, उनके जो विचार हैं वो बदलते जाते हैं। लेकिन अगर आप जी को पीछे 10 साल से देखेंगे, 8-10 साल से जी के जो विचार थे वही है। और हम लोग जब जाते हैं तो बहुत एक ये अग्रेशन हमारे डीएनए में है। तो इसलिए क्योंकि हम ज्यादा अग्रेशन दिखाते हैं ज्यादा, इसीलिए आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं वो भी अपने भाषणों में जी का ही नाम लेते हैं, अपने वो जो मुखपत्र निकालते हैं उसमें भी जी का ही नाम लेते हैं, मेरा नाम लेते हैं। तो मुझे लगता है ये एक अच्छी बात है एंड आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ इट, क्योंकि जो कर रहे हैं हम देश के लिए ही कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमारे अगर जर्नलिज्म से उनको इतनी परेशानी हो रही है तो इसका मतलब निशाना जो है वो ठीक लग रहा है। थैंक यू सुधीर भाई। मैं प्रश्न है कि बाकी आपके फैन हैं बहुत सारे, अनुराधा मिश्रा है, नरेश सिंह है, डॉक्टर संगीता शर्मा है, अदिति सिंह है, ये सब आपसे मिलना चाहते हैं और आपके काम की सराहना कर रहे हैं। एक प्रश्न है, मैं मणिकांत ठाकुर में जानता नहीं हूँ, वो एक प्रश्न पूछ रहे हैं, मौजूदा केंद्र सरकार से जो बड़ी बड़ी चूकें हुई हैं, इस सरकार की साफ दिखती विफलताएं हैं, उनके बेबाक विश्लेषण से आप बचते क्यों हैं? जी, छोटा छोटा लिखा हुआ है, हिंदी तो मेरी सुदृढ़ है लेकिन बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो मुझे जी, नहीं, ये बहुत ये दिलचस्प और इंटरेस्टिंग सवाल है
कि हम लोग बचते हैं। तो ये एक्चुअली ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है हमारे बारे में कि हम इसको लेकर बचते हैं। और शायद आपसे हो सकता है बीच-बीच में कभी छूट गया हो। जैसे मैं आपको सबसे ताज़ा उदाहरण देता हूँ, हमने अभी एक विश्लेषण किया था बाढ़ का, और हमने कहा था कि बाढ़ को ये सरकार ठीक से डील नहीं कर पाई। अभी मेरे ख्याल से कल या परसों की ही बात है। और बाढ़ में ऐसा नहीं है कि बाढ़ में जहाँ-जहाँ बाढ़ आ रही है, वहाँ आप ये समझेंगे कि वहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है। बहुत जगह ऐसी है जहाँ बीजेपी की सरकार है भी, जहाँ उनके सहयोगी की सरकार है। मैं जो सब्जेक्ट चुनता हूँ, वो इस बात पर चुनता हूँ कि वो किस हद तक लोगों को छूता है। असम में भाजपा की सरकार है, बिहार में भाजपा सहयोगी बिल्कुल। जेडी की अभी सरकार हमने है। वहाँ अपना एक आदमी भेजा हुआ है, जहाँ हमने वहाँ से रिपोर्टिंग की थी और हमने बताया था कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा है। और बहुत सारे अभी मैं अब जब आप से मैं बात करूँगा, बेरोज़गारी है, शिक्षा, अभी आप देखिए शिक्षा व्यवस्था पर अभी मैंने पिछले हफ्ते एक प्रोग्राम किया था, जिसमें हमने ये बताया था कि हिंदी में, अंग्रेज़ी में लोग कम फ़ेल हो रहे हैं और हिंदी में लोग ज़्यादा फ़ेल हो रहे हैं, और हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसे फ़ेल हो रही है, मैंने उसमें ये बताया था। तो डिपेंड इस पे करता है कि आप उसका जो दायरा है वो कितना विस्तृत है और उसका आपके पास कोई सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर मेरे पास भी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो फिर मैं पहले ये देखता हूँ कि पहले मैं मेरा सॉल्यूशन निकालूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। बहुत लोग कहते हैं बेरोज़गारी पे करना चाहिए, बेरोज़गारी पे करना चाहिए। लेकिन बेरोज़गारी पे करने के बाद मेरे पास सॉल्यूशन क्या है? तो हमें पहले ये देखना होगा कि सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, फिर हम उसको वो करें। और मैं पर्सनली मैं ये ऐसा मानता हूँ कि अभी जो मौजूदा सरकार है, उसने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं, जो इस देश में पहले आप सोच नहीं सकते थे। आप सोचिए कितने बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज़ के खिलाफ अब ये मुकदमे हो रहे हैं। कैसे-कैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब अगर एजेंडा ड्रिवन कंटेंट आपको चलाना हो, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। बट आई थिंक लॉट ऑफ चेंजेस आर बीइंग डन विद इन द सिस्टम। थैंक यू मणिकांत ठाकुर, मैंने आपके प्रश्न को लिया और सुधीर जी ने उस प्रश्न का पूरा जवाब दिया। बहुत सारे प्रश्न है और किस तरीके से अनूप कोचर वो अपनी सिक्योरिटी के प्रश्न पे आप को बता पाए हैं। और भी एक ही प्रश्न और लेके इसको खत्म करना चाहूंगा। रानू मिश्रा एक प्रश्न पूछ रही है, मुझे नहीं पता लड़की है नमस्कार सर, मैं पत्रकारिता का छात्र हूँ। कोरोना की वजह से कॉलेज बंद है, तो अपने आप को मैं पत्रकारिता के लिए कैसे तैयार करूं? ये मेरा आपको लास्ट प्रश्न है। जी। पहली बात तो रानू, समाचार4media.com पढ़िए और exchange4media.com पढ़िए, और दूसरा सुधीर जी का शो देखिए। तो ये फॉर्मूला तो आपको अनुराग ने बता ही दिया है, बट इसके अलावा अपने आप को अपडेटेड रखिए। अगर आप अखबार, मैं हमेशा कहता हूँ अखबार ज़रूर पढ़िए। बहुत सारे लोग आजकल का जो यूथ है वो ये कहता है कि अखबार हम नहीं पढ़ते, हम तो अपने फ़ोन पे, स्मार्टफ़ोन पे हम ऐप्स के ज़रिए न्यूज़ को कंज़्यूम कर लेते हैं। लेकिन अगर आप छात्र हैं और जर्नलिज्म को सीखना चाहते हैं, तो आपको अखबार पढ़ना चाहिए। वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अखबार में आपको ये समझ में आता है कि कौन-सी खबर फ्रंट पेज पर है, कौन-सी खबर पेज नंबर 25 पर है, कौन-सी खबर पेज नंबर 5 पर है, एडिटोरियल क्या होना चाहिए। तो आपको खबरों को प्रायोरिटाइज़ क्या कैसे करना है, ये आपको सिर्फ़ अखबार से समझ में आएगा। ये आपको ऐप से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऐप में जो खबर आती है, वो सारी एक जैसी खबरें आती हैं। सो इफ यू वांट टू लर्न, देन न्यूज़पेपर इज़ द राइट वे। अनुराधा मिश्रा पूछ रही है कि कौन सा अखबार पढ़े सुधीर? अब ये मैं एंडोर्स नहीं कर सकता कि कौन-सा अखबार। आप डीएनए इनकी साइट देखिए, वो भी अखबार था। हाँ, डीएनए वो तो भी, या आपको dneindia.com देख सकते हैं। आपको अपनी पसंद का जो आपको लगता है कि जो अखबार टाइम्स आपको ऑफ इंडिया खबर पढ़िए, देता है। हिंदुस्तान टाइम्स पढ़िए, इंडियन यस, एक्सप्रेस पढ़िए, हिंदू पढ़िए, दैनिक जागरण पढ़िए, दैनिक भास्कर पढ़िए, अमर उजाला पढ़िए। तो जो भी सब, तो ये सब अखबार जो जिस क्षेत्र में आप है। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा रानू, आप छात्र हैं तो आप इंटरव्यू करिए। आप अपने क्षेत्र में अपने टीचर का इंटरव्यू कर सकते हैं। अगर आप किसी गांव में हैं, वहां पे कोई मुद्दा है उसका, तो उसका एक अभ्यास करिए। उसको अपने आप को तैयार करें, इंटरव्यूज कर करके लिखे, लेख लिखे, एक ब्लॉग लिखे। तो जो सुधीर भाई कह रहे हैं वो तो करिए ही। अगर आप ये भी करेंगे तो आपको आगे के लिए मदद होगी। So with this, I'd like to end the interview. I'd like to wish Sudhir Chaudhary all the best. I'd like to wish Zee News and the DNA show that Sudhir does all the best. And we hope your show is able to bring about a positive change
We wish you luck, and we hope to have more conversations with you soon enough. Thank you, Sudhir. Thank you, Anurag. Talking Thank you to so much. State Media and And I must say, I had a great Saturday afternoon with you. और हम लोगों को कभी ये सब बातें बताने का मौका ही नहीं मिलता क्योंकि कोई पूछता नहीं है. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल, thankful to you that you asked such questions which nobody has ever tried to ask me. और मैं ईमानदारी से उनके बारे में बता पाया और इसके जरिए हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी समझ में आएगा कि जो स्क्रीन के जो पीछे का जो जीवन होता है वो कैसा होता है. Thank you so much. Thank you. Thank you. God bless you, Sudhir, Thank you. and continue on your journey. Thank you.